1986 में हम शुरू किया, 7 स्टूडेंट लेके एक हॉस्टल रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट शुरू किया था। अभी वो 7 से 70,000 स्टूडेंट हो गया। यकीनन जब तक एक छत के नीचे दीनी और असली तालीम दोनों हुआ करती थी, वो दौर मुकम्मिल इंसानी तारीख का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम अलग करके नुकसान में आए हैं। Either you collaborate or you compete. compete करने में हम लोग जो है ना नुकसान उठाएंगे, कोलैबोरेट करने में हम लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं चेंज, यू नीड टू इन्वेस्ट। सिर्फ यही एक वाहिद कम्युनिटी है दुनिया में जो चाहती है कि चेंज तो आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए बगैर इन्वेस्ट किए। ऐसा नहीं होता। Businessmen and businesswomen and entrepreneurs are backbone of the society, and unfortunately, Muslim businessmen are busy hoarding money in this country right now. Undoubtedly, I think education is the only way for the community development. Absolutely. It is the only way if you want, and in shortest time the community has to move forward. The shortcut, the only cut I think is the education. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शायद ऐसा मौका पहली मर्तबा हो रहा है हिंदुस्तान में जहाँ पे K-12 सेगमेंट के ख़ास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, स्कूल्स जो चलाते हैं, मुसलमानों में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन बड़े इंस्टीट्यूशंस के तमाम ज़िम्मेदार फाउंडर्स एक पॉडकास्ट पे एक टेबल पे बैठे हैं। अलहम्दुलिल्लाह शायद कुछ छूट भी गए होंगे, लेकिन कोशिश ये रही है कि यहाँ पे हम वो मौजू डिस्कस करें जिसकी फ़िक्र शायद हर मुसलमान को है हिंदुस्तान में, वो है तालीम। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तालीम का मरहला होता है K-12 जो अप टू 12th स्टैंडर्ड की, ख़ास तौर पे हम उसकी ज़िक्र करेंगे आज, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं, इसकी किसी को किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो ये कोई क्वेश्चन एंड आंसर नहीं रहेगा। इट इज़ गोइंग टू बी इंशाल्लाह एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ अस। हमारी कोशिशें हैं कि हिंदुस्तान में आज ज़रूरत हमको महसूस होती है, हर किसी को ज़रूरत महसूस होती है कि इंस्टीट्यूशंस को शुरू करना है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को शुरू करके एक इदारे से कई इदारे बनाने वाले लोग बैठे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में काम हो रहा है, ऐसे लोग बैठे हैं। तो इनसे इंशाल्लाह हर वो इंसान जो अपने तौर पे कुछ कोशिश करना चाहता है, उसको शायद इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। हर वो इंसान जो अपने तौर पे कुछ ना कुछ एजुकेशनल फील्ड में करना चाहता है, कौम मिल्लत की बहबूदी के लिए कुछ काम करना चाहता है, यहाँ से इंशाल्लाह कुछ सीख मिलेगी। तो मैं हमारे लिए नहीं इंट्रोडक्शन, इंशाल्लाह ये इंट्रोडक्शन रहेगा सामाइन के लिए, जो भी व्यूवर्स रहेंगे उनके लिए फर्स्ट एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन मैं उम्मीद करूँगा कि हम तमाम एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि सबके लिए दें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमने सबसे पहले जो एजुकेशन में काम शुरू किया है, नूरुल इस्लाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सीखा, जो पढ़ा आपके बारे में, एक 10वीं जमात का स्टूडेंट अपने तौर पे 1976 में एक मदरसा शुरू करता है, घर घर जाके एक मुट्ठी राइस लेता है और एक मदरसे की शुरुआत करता है, और वहाँ से एक इनकलाब जो वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री बदल के लिख दिया। हिंदुस्तान में ऐसा रेवोल्यूशन उस लेवल पे जो रूरल एरियाज़ में जो काम आलमीन मिशन ने किया, आपने 1986 में बाद में शायद आलमीन मिशन का क़याम किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हम तमाम के लिए और सामाइन के लिए अपना एक डिटेल वाला इंट्रोडक्शन, कैसे जर्नी हुई, कैसे जहन में बात आई कि इदारा शुरू करें, इंस्टीट्यूशन शुरू करें, और आपकी जर्नी कैसे यहाँ तक पहुँची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम क्लास 10 के स्टूडेंट थे हाई मदरसा का, उसके पहले हम मौलाना पढ़ने गया था, अलिम पढ़ने। तो उस वक्त वो जो पहले खरीजी मदरसा शुरू किया, उसके बाद जूनियर हाई मदरसा, हम लोग 2 किस्म का मदरसा चलता है। तो 1986 में हम शुरू किया, 7 स्टूडेंट लेके एक हॉस्टल रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट शुरू किया था। अभी वो 7 से 70,000 स्टूडेंट हो गया, जो एक्स और जो प्रेजेंट है, एलुमनी और प्रेजेंट लेके, उसमें 47,000 एलुमनी है और 23,000 रेसिडेंट स्टूडेंट है। 76 ब्रांच 23,000 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं आपके, माशाल्लाह। जी जी। और जो 47,000 वो हर वर्ल्ड में सब कंट्री में है वो।
हर जगह मिलेगा। इंडिया में तो है ही। क्या सोच थी, हम जानना चाह रहे हैं, वो 1976 और 19 जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा इदारा पहले शुरू करना है, फिर प्रॉपर अल-अमीन मिशन का शुरुआत करना, वो क्या था, माइंडसेट क्या था, क्यों इदारा शुरू करने की बात आपके दिल में आई? पहले जब मदरसा शुरू किया था वो क्लास 10 के स्टूडेंट, उसके बाद जब हम मौलाना आज़ाद कॉलेज में पढ़ने गया था, ये कौन से साल की बात हो रही है? वो 1978 79 80 ऐसा 81 में हम एक प्रोफेसर के पास जाता था पढ़ने के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरा था। उस वक्त उधर हमको हमारा सर श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में बहुत बात बोलते थे। वो बहुत रिलीजियस आदमी थे। तो हम ये सुन के मोटिवेटेड हुआ, इसलिए कि हम जब मदरसा कायम किया, वो जो गवर्नमेंट मदरसा एफिलिएशन मिला, तो हमको ऑफिस में जाने पड़ता था, DI ऑफिस और जो गवर्नमेंट ऑफिस में। उधर देखता था कि जो रामकृष्ण मिशन का जो सन्यासी जो लोग आता है उसको जो रिस्पेक्ट मिलता है, और जो ऑफिस में बैठे हुआ है वो तो ज़्यादा। हमारा उधर बंगाल में रामकृष्ण मिशन के स्टूडेंट, उस वक्त हमारा DM साहब भी रामकृष्ण मिशन का था। ऐसा सोच आया कि हम जो मदरसा में पढ़ते हैं तो इस जगह में हम लोग नहीं दिखता था, इसलिए सोचा था कि ऐसा होना चाहिए। और रामकृष्ण मिशन क्या था, थोड़ा आप हम तमाम के लिए बता सकते हैं, क्योंकि शायद हम पूरे इंडिया के जो आज की जनरेशन के लोग हैं खासतौर पर नहीं जानते होंगे। वो रामकृष्ण मिशन हमारा उधर जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक है वो प्रीचिंग करता है जो रामकृष्ण मठ है, और रामकृष्ण मिशन वो सोसाइटी है उसमें, और एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, और तीसरा सर्विस। ये 3 फील्ड में उसका मशहूर है एकदम, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्ण मिशन। तो उधर जितना रामकृष्ण मिशन का जो स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल, उसमें से जितना स्टूडेंट आता है वो हर फील्ड में उसका ही लीडरशिप चलता है। तो ये देख के सोचा था कि पहले जब हम सर के पास ये बात सुनता था, पहले हम मदरसा से आया था, तो हम हदीस और कुरान शरीफ जो हम सुना, उसमें देखा कि जो 1400 साल पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा कुरान मजिद में जो आया, वही बात सर का मुंह से निकला। जो रामकृष्ण मिशन कहा वो विवेकानंद वो उसको इम्प्लीमेंट किया, ये कि मॉडर्न एजुकेशन का साथ जो स्पिरिचुअल एजुकेशन का जो मर्ज करके एक एजुकेशन पॉलिसी जो बनाए, यानी कि वैल्यू एडेड एजुकेशन। तो हमारा उस वक्त बंगाल में ऐसा जो पिक्चर था, जो मदरसा के स्टूडेंट है वो जनरल एजुकेशन से दूर रहता था, जो जनरल एजुकेशन में रहता था वो मदरसा से दीनी तालीम से दूर रहता था। तो ये रामकृष्ण मिशन देख के ये सोचा कि ये मर्ज होना चाहिए। तो हम लोग ये जो शुरू किया अल-अमीन मिशन नाम में, पहले इंस्टीट्यूट इस्लामिक कल्चर नाम में शुरू किया था 1986 में। उसके बाद इसको रीनेम्ड हुआ अल-अमीन मिशन। ऐसे कि रामकृष्ण का साथ जैसे मिशन है, नबी का नाम अल-अमीन के मिशन दिया। और ये था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका उसी का ऊपर बेस करके ये चलेगा, दोनों मिक्स करके। अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपके जो इदारे हैं ये कौन से क्लास से कौन से क्लास तक हैं, और कैसे कितने स्ट्रेंथ एक क्लास ये पहले से 5 से 12 तक, और कोचिंग मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जो कोचिंग हुई, हमारा पहले से ये था कि सोच था कि हमारा कॉलेज बनाना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज बाय यूनिवर्सिटी ये बनाना नहीं चाहता था। हमारा सोच ये था कि जो 12th तक उसको तैयार करके गवर्नमेंट जो सेटअप है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, उसमें दाखिल करना। यानी कि हमारा उधर मेडिकल कॉलेज में तो एकदम खर्च नहीं लगता है, जीरो, एकदम जीरो नहीं तो 500 रुपया से 800 रुपया ऐसा महीना में। वो भी जो हॉस्टल के लिए जो खर्च होता है 4-5 हज़ार, वो गवर्नमेंट से 5 हज़ार मिलता है महीना में। तो MBBS में पूरा फ्री एकदम टोटल। हर साल में अभी 400 स्टूडेंट को MBBS मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में, प्लस माइनस। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ख़ास बात है ये शायद सबके लिए एप्लीकेबल होती है। यही सोच शायद मुझे याद है करीब 25 साल से मैं यही सुनता हूँ, मेरे खदीर साहब ताए जो बोलते हैं कि यही बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद इसी सोच के साथ तमाम ये जो इदारे हैं पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी इसीलिए शुरू किए, ताकि हम अपने तौर पे
पैसे दे के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेना बहुत मुश्किल होता है, कैसे फ्री कोटे में एडमिशन ली जाए। अब आपका जो पीरियड था जब आपने इंस्टीट्यूशन शुरू किया 86 में, उसके बाद कैसा था? फर्स्ट एक 3 साल बताइए कैसे एडमिशन 86 में कितने एडमिशन्स थे आपके पास? वो पहले तो 7 स्टूडेंट लेके शुरू किया 86 में। 7, फिर? उसका बाद वो 15, 16, 30, 50 ऐसा करके गया। अच्छा, तो जब आप पहला इदारा शुरू किए थे 2007 तक 8 साल तक 7 यूनिट था हमारा, 2008 तक। 2008 का बाद बड़ा अभी 76 हुआ रेसिडेंशियल। देखिए ये हम तमाम के लिए शायद नंबर बहुत बड़ा अचानक दिखता है कि भाई 23,000 बच्चे हॉस्टल में रहना एट ए टाइम, उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, इंशाल्लाह हम आगे आपसे बात करेंगे उस ताल्लुक से। अब मैं देखिए जो हिंदुस्तान भर में जानी जाने वाली पर्सनालिटीज़ की जब बात करेंगे, जो सारे हिंदुस्तान में अपने आप को लगा दिए हैं एक शमा को जगाने के लिए, मेरे ताया हैं, मेरा इंस्पिरेशन है। शायद बहुत घर में मैंने इंस्पिरेशन को पाया, मेरे वालिद, मेरे ताया, मेरी फूफी, ये लोग जिस तरीके से लगे रहते थे, मेरे ख़ास तौर पे ताया का जो जुनून था उसको तो शायद नोबडी कैन मैच इट। और अल्हम्दुलिल्लाह 1989 में दिसंबर का महीना है शायद, जब आप शुरू किए एक इंजीनियर, उस वक्त इंजीनियर बहुत बड़ी बात, और सबका ख्वाब के जाके सऊदी में काम करना। मेरे दादा की भी ख्वाहिश, मेरे ख़ानदान वालों की ख्वाहिश कि वो सऊदी में काम करते, सब छोड़ के इदारा शुरू किए। हम जानना चाहते हैं वो जर्नी, एक सऊदी रिटर्न, हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं और एक इंस्टीट्यूशन शुरू कर रहे हैं, वो सोच क्या वजह महसूस हुई, क्यों, और कैसा सोसाइटी, फैमिली, सबके साथ जो आपका जो स्ट्रगल था वो अर्ली एज में कन्विंस करने का, वो कैसा था डॉक्टर अब्दुल खलील साहब? जी, मैं इंस्टीट्यूशन शुरू करने के 1.5 साल के बाद सऊदी गया था, और सिर्फ 1.5 साल सऊदी में रहकर वापस आ गया। तो मैं बीदर में मरुबनी कॉरपोरेशन, जापान की कंपनी है, वहाँ पर सेरीकल्चर डिपार्टमेंट का एक कोल्ड स्टोरेज बन रहा था, वहाँ पे साइट इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा था। 1 दिसंबर 1989 को 17 बच्चों के साथ घर का एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमरा, जो 2 साल से काम रुका हुआ था, प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं थी, तो बहल मैं शौक़ से किसी के सामने बोलने के भी मौके में नहीं था कि मैं स्कूल शुरू करूँ। 2 साहबा मजाक करना शुरू कर दिए, पेरेंट्स मायूस हो गए, ससुराल वाले तो एक उनके लिए शॉकिंग ही था, अरे हम तो इंजीनियर समझे थे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बहल 17 बच्चों से इन बिटवीन एकेडमिक ईयर उर्दू मीडियम में माहाना 25 रुपये फ़ीस रखकर काम शुरू करे, तो वो अल्फाज मुझे याद हैं, लूट रहा है। उर्दू मीडियम में 25 रुपये फ़ीस, इस्लाम ख़तरे में है, ये अल्फाज अवाम के सुना। अल्लाह का फजल हुआ, 6 महीने के बाद 600 रुपये किराए की बिल्डिंग लिए। फिर 1 साल के बाद 1000 रुपये की किराए की बिल्डिंग जिस दिन लिया, मैं लेके शिफ्टिंग वगैरह का प्रोसेस शुरू किया था, तो इत्तफाकन मेरे एक साथी यस्टरडे में फ़ोन पे बात कर रहे थे एजेंट से, जाना है, मेडिकल कब होगा, वीज़ा लग जाएगा क्या। तो मैं बाजू ठहरे मैं ख़िलाफ़ था, गल्फ़ में जाके सऊदी में काम करना कोई मुनासिब चीज़ नहीं है, बल्कि मैं उस बात का ख़िलाफ़ कर था। लेकिन वहाँ ठहरे ख्याल पूछो और एक इंजीनियर की ज़रूरत है क्या, तो पूछे एजेंट से, मेरे से बात करे, एजेंट थोड़ी बोलेगा कि नहीं है, आ जाइए। तो 1 घंटे भर में तैयार होकर सऊदी या बम्बई गया, घर में खुशी की लहर, सुधर गया बच्चा बोल। फिर तेज़ी से जो है सब सपोर्ट करके बम्बई ले आके छोड़ दिए, मैं सऊदी चले गया। वहाँ पर तीसरे दिन मुझे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नदवी साहब आए हैं मालूम हुआ। मैं होटल पे जाके मिला, बड़ी खुशी से मौलाना आए हैं, बल्कि हमारे एक साथी को ले गया। तो मौलाना अस्सलाम वालेकुम के बाद बोले, कैसा आना हुआ यहाँ पे? बोला जॉब के लिए आया हूँ।
मौलाना इतना शदीद नाराज़ हुए और बोले कि तुम्हारे जैसे लोगों को उठा के खिड़की के बाहर फेंकना पड़ चाहता मेरा दिल। मैं परेशान था कि क्या बात है मौलाना ऐसा। फिर थोड़ी देर के बाद बोला स्कूल का क्या हुआ। तो हमारे बहन देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, तो तुम्हारी सोच जो हो सकती है उनकी हो सकती। तो मैं वादा करा कि मौलाना मैं जितना जल्दी हो सके वापस हो जाऊंगा। 92 का फसाद, फिर हमारे कुछ लोग वहाँ पे जज्बात में हॉस्पिटल शुरू करने का जज्बा आया और बताया कि यहाँ में से जो कोई एक जाएगा हम सपोर्ट करेंगे। मैं किसी को इत्तला करे बगैर सस्ती तरीन फ़्लाइट ले लेके दिल्ली पहुँच गया। बाद में इत्तला मिली घर में। तो बहल 1.5 साल के बाद फिर वापस आकर वो हॉस्पिटल के लिए हम कोशिश करें, डॉक्टर नहीं मिले और वो हमारे साथी 3 महीने के बाद बोल दिए कि ड्रॉप कैंसिल हो जाए। मतलब आप कैंसिल कर लो, मैं पोस्टपोन कर लूँगा, कोई मसला नहीं। मैं स्कूल पे ही वक्त देना शुरू करा। तो उस वक्त ख्वाहिश हुई थी कि कुछ डॉक्टर बनाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के 1% गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट शाहीन से जा रहे हैं माशाल्लाह। फिर बढ़ते बढ़ते 6,000 बच्चे हॉस्टल में हैं, इंडिया भर से आते हैं, काम चल रहा है। और वो अगराज़ व मकासद जो हम तय करे थे, मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना और तलबा को पाक व साफ़ माहौल देना और पुरअमन बखाए बाहम का माहौल तैयार करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस सिलसिले में काफ़ी कुछ कामयाबी हुई है। लेकिन ये तालीमी शऊर का जो पहला फर्स्ट सेंटेंस है, उसके लिए हम जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। ये आपकी कोशिश, ट्यूशन, ये सब शायद आपका भी सेम पास नज़र आ रहा है आपका। जब आपने शुरुआत की, आई थिंक लतीफ़ साहब आपने भी एक ट्यूशन सेंटर ही शुरू, एक ट्यूशन ही क्लासेस शुरू किए थे 1991 अगर मैं 91 MS एजुकेशन एकेडमी किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है माशाल्लाह। जैसा काम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आलमीन मिशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लाइन में, IIT रहने दीजिए, नीट रहने दीजिए, और अभी स्कूल्स भी काफ़ी हैं। लतीफ़ साहब आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आई थिंक आप 19 ईयर्स के थे जब आपने शुरू किया। 18-19 के थे और यू आर आल्सो एन स्टूडेंट एट द टाइम, पढ़ाई कर रहे थे और अपने दोस्तों के साथ आपने कुछ क्या सोच थी, क्यों ऐसा किया और क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही शुरू करने का ख्वाहिश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा अब्दुल कदीर साहब बता रहे थे, वो जो पीरियड था लेट 80s और इनिशियल 90s का, काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड था हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। उस वक़्त के जो उभरते हुए हालात थे, ऐसे में मैं और मेरा एक दोस्त दोनों एक दिन मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़े। उस वक्त हमारे यहाँ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था वो MSET के नाम से होता था, जब यहाँ पर KSET बोलते थे अभी कर्नाटका में। तो उस इम्तिहान को मैं लिख चुका था और मुझे पूरा यकीन था मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा और मुझे इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। वो पूरे यकीन के साथ हम थे। तो मैं और मेरा दोस्त बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि यार अपन तो इंजीनियर बन जा रहे हैं अब, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों का क्या होगा, और इन हालात में अपनी कौम को उठाना अगर है तो क्या ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए जिससे हमारी कौम को उठाने में सहूलत हो सकती है, आसानी से हो सकता है। तो यूनानिमसली एक पॉइंट ये आया कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमको कायम करना चाहिए। हमारी कौम को तालीम याफ्ता अगर बना सकते हैं हम, तो शायद ये कौम आगे जाके कुछ एसेट भी बन सकती है। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल था, कैसा करेंगे। तो हम जोश में बोले कि भाई करने वाली की ज़रूरत है, भाई पैसे की कमी नहीं है अपनी कौम के पास, बहुत है अपने पास पैसे वाले लोग, उनके पास अपने को पैसे मिल जाएंगे, अपन काम कर लेंगे। जोश में आके हम जो है ना, 1-2 छोटे छोटे कमरे एक पतली सी गली के अंदर, हमारे यहाँ का जो एक इलाका है AC गार्ड्स के नाम से, महावीर हॉस्पिटल एक बहुत मशहूर जगह है, उसके पीछे के हिस्से में हमने स्टार्ट किए थे। बिल्कुल बहुत मुख्तसर 2 कमरे थे समझिए आप। तो वहाँ से स्टार्ट किए और बहुत मुख्तसर सी फ़ीस, क्या बोले तो अपने पैसे वाले लोग हम बहुत हैं, अपनी कौम को अपने को पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। तो 10th क्लास के बच्चों को साल भर पढ़ाने के लिए उस वक़्त हम 150 रुपये चार्ज करें, और इंटरमीडिएट जो +2 है आपका, PUC जो आप यहाँ कहते हैं, उसके लिए जो है ना 1 साल की फ़ीस है 300 रुपये मैथ्स स्ट्रीम के लिए लेते थे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री
और बाईपीसी के स्टूडेंट्स बायोलॉजी वाले जो है उनको बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री 4 सब्जेक्ट होते थे, 350 रुपये की फीस हुआ करती थी। यहाँ पे तेलंगाना और आंध्रा में 10th के बाद आपको डिसाइड करना होता है, या तो आप मैथमेटिक्स की फील्ड लेंगे या फिर बायोलॉजी की फील्ड लेंगे, तो वो बाईपीसी और एमपीसी होता है। जी हाँ, बाईपीसी और एमपीसी होता है वहाँ पर। तो हम ऐसे पीछा से कर देते थे, और एमसेट की कोचिंग के लिए 600 रुपये फीस होती थी, लेते थे, लेकिन उसमें हमारा काम नहीं निकलता था। तो अब उसके लिए चंदा जमा करना, क्योंकि हम सोचे थे अब जिस बड़े आदमी के पास जाते वो मायूसी होती। एक आदमी 10 रुपये चंदा देता तो इन्हें 10 सजेशन देता, फिर हम दूसरे को 10 रुपये लेने फिर जाएंगे ना उसके पास, तो उन्हें पूछता कि वो 10 सजेशन जो मैं आपको दिया था वो इम्प्लीमेंट हुए क्या। बहुत डिफ़िकल्ट होता था, वो चंदे की फील्ड तो बहुत बुरी थी। तो पहला साल हम हाथ पैर मारते हुए स्ट्रगल करते हुए मुकम्मल करे, 30,000 रुपये हमारे पर जो है ना खर्चा हुआ। वो 30,000 बेसिकली टीचरों की तनख्वाही थी। तो अब 30,000 कैसे करेंगे, उसे बंद कर देना चाहिए। मैं 30,000 लाएंगे कहाँ से? हमारी खुद फीस ज़कात के पैसों से होती थी। मैं यतीम था, 5 साल की उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, तो अपनी खुद की एक स्ट्रगलिंग लाइफ थी। स्कॉलरशिप्स पे हमारी पढ़ाई होती थी। तो मैं फिर हम ये सोचे नहीं यार, 1 साल और चला के अगले साल अपन खर्चा ख़त्म कर लेके बंद कर लेंगे। अगले साल कुछ स्ट्रेंथ बढ़ी, रिजल्ट्स भी आए थे, तो स्ट्रेंथ बढ़ी, लेकिन साल के आखिर में 60,000 का हम लोगों को खर्चा था। अब 60,000 आप तस्वुर नहीं कर सकते, आज 60,000 तो अपने लिए कुछ भी नहीं है। 1991, 92 हाँ। तो फिर हम क्या करें, ये साल और चला के इसको अपन जो है ना ख़त्म कर लेंगे। तो वो चंदे का से पैरेलल चलता था, लोगों के पास जाके पैसे मांग के लाना, इधर बच्चों से कुछ फीस लेना और मैनेज करना। तीसरा साल ख़त्म हुआ तो 1 लाख रुपए खर्चा था। उस वक्त थोड़ी सी अक्ल आई, समझ में आया कि यार जो दे सकता तुम मुझसे भी नहीं ले रहे, जो नहीं दे सकता तुम मुझसे भी नहीं ले रहे, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। फिर मशवरा करें हम लोग बैठ के, दोस्त हमारे सब 35 दोस्त मिलकर शुरू करे थे हम लोग, मैं इसको लीड करता था। अच्छा, इस पीरियड में क्या, जिसकी जैसी पढ़ाई ख़त्म हो रही है, आप इंजीनियरिंग भी कर रहे थे? मैं इंजीनियरिंग से मैं पैरेलल इंजीनियरिंग करता था, इवनिंग में कोचिंग सेंटर चलता था जी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे एक दोस्त जिसकी पढ़ाई ख़त्म हो रही, कोई गल्फ चले गया, कोई अमेरिका चले गया, कोई सिंगापुर, कोई स्विट्ज़रलैंड, उस ज़माने में कोई कनाडा, ऐसा निकल के बहुत सारे, गल्फ में ज़्यादातर, हम उसमें अंदर फंसते चले गए। तीसरा साल ख़त्म होने 1 लाख रुपए बोले तो आज के ज़माने के अब 10-15 करोड़ रुपए है हमारे पास। अब क्या करना है, तो फिर फीस लेना शुरू करें हम। वो बच्चे जो दे सकते, जो नहीं दे सकते ये तय कर लिए, जो दे सकता उससे पूरी लेंगे, जो नहीं दे सकता उससे कम लेंगे, फ्री में नहीं पढ़ेंगे। फ्री वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है ना ख़त्म करें। उसके बाद में हम थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हुए। तो जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो उस वक्त तक इंस्टीट्यूशन ऐसे शेप में था कि इन्हें आगे बढ़ सकता। तो फिर मैं सोचा यार, अब ऑप्शन था, अब हर कोई पासपोर्ट बना रहा, बाहर जाने की बात कर रहा, हम भी बोले पासपोर्ट बनाना है और बाहर जाना है। जैसा अब्दुल खदीर साहब बताया वो ज़माने में, इट वाज 95-96 हमारी पढ़ाई ख़त्म हो रही। गल्फ का ट्रेंड था। गल्फ का ट्रेंड था और अमेरिका जाके पढ़ने का ट्रेंड था। अमेरिका तो मेरे को नहीं था शुरू से, मैं वो GRE टोफेल एक जुनून होता था दोस्तों को देख के, मैं छोड़ दे के मैं गल्फ़ के लिए पासपोर्ट बना लिया। अब जाने का पूरा इरादा कर लिया, लेकिन समूह अल्लाह की ऐसी मर्ज़ी रही कि मैं गया नहीं और रुक गया। फिर मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद में और मजबूत यहीं जम गए समझिए, और इंस्टीट्यूशन पिकअप लेना शुरू करा। हालांकि वो हमारे ससुराल वाले मेरे से पूछे भी, अच्छा अभी तो आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप इंजीनियर हैं माशाल्लाह, क्या इरादा है आपका, बाहर जाते क्या? मतलब देखेंगे अगर मुकद्दर में है तो जाएंगे। तो उस उम्मीद में 5 साल मेरे उस वक्त, 4 साल मेरे उस वक्त गल्फ़ में काम करते थे। अच्छा। अब बुला लेंगे अपन, ऐसा था उनका भी हिसाब। अल्लाह की ऐसी मर्ज़ी रही कि वो नहीं हुआ, हम यहीं पे रुका रहा। 93-94 की शायद बात हो रही है, तब आप स्कूल शुरू कर दिए थे प्रॉपर? नहीं, स्कूल शुरू नहीं किया। नहीं। अच्छा। किस साल में स्कूल शुरू हुआ इसका? 98 में मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, 97 में शादी हुई, 98 में बेटा पैदा हुआ। अच्छा। 2000 में उसको स्कूल की ज़रूरत थी। जब उसको स्कूल की ज़रूरत पड़ी तो हम अब स्कैनर हमारा लगा के पूरा देख रहे हैं हमारी मिजाज का, हमारे जहन का, हम जैसा इसको तैयार करना चाह रहे हैं वैसा कौन सा स्कूल है, तो समझ में नहीं आया। उस वक्त हम लोग 3 दोस्त रह गए थे, बाकी सब चले गए थे। तो हम लोग बैठ के मशवरा करें कि यार अपन खुद स्कूल शुरू करेंगे। तो उसमें एक दोस्त मेरे B.Ed है, एक दोस्त M.Ed है, दोनों मैथ्स बैकग्राउंड से, MSc B.Ed MSc M.Ed। तो फिर हम लोग बोले कि अपन स्कूल स्टार्ट करेंगे। तो 2000 में स्कूल स्टार्ट करें। सबसे पहले एडमिशन मेरे बेटे का रहा, बट इट वॉज ए गुड बिगनिंग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस वक्त हमारी कोचिंग में रिजल्ट्स अच्छे आते थे,
तो वहाँ बच्चों को मेडिकल में भी सीट मिलती थी, इंजीनियरिंग में भी सीट मिलती थी, तो वो स्मूथ चलता था। 2002 में हम लोग पहला जूनियर कॉलेज स्टार्ट किए। तो हमारा जो सेकेंड आउटगोइंग बैच था 2004 में पहला निकला 2 साल का, तो दूसरा बैच 2005 में निकला। तो 2005 में अल्लाह की ऐसी मर्जी रही, अल्लाह का बहुत एहसान हुआ कि जो बच्ची हमारे यहाँ की टॉपर है पास हुई, उन्हें पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक आई, आयशा आयशा फातिमा। जी उसके बाद थिंग्स चेंज्ड, थिंग्स बहुत स्मूथली मूव होने लगे और एक जोश एक जज्बा भी और पैदा हुआ। आपके पीछे भी अगर कोई बात करता है ना, तो आपकी इस सलाहियत की हमेशा लोग दाद देते हैं कि जब आयशा का रिजल्ट आया तब आपने लोगों को मालूम करवाया कि ये ऐसा रिजल्ट आ सकता है और ये ऐसा रिजल्ट आया है। शायद बहुत अच्छे से आपने उसको उसके ऊपर बहुत रही कोशिश, अच्छी रही। उसमें हमारे दो थी हमारी कोशिशें, ये कि हमारा इदारे का भी नाम हो, दूसरा ये कि हर बच्चे को, मुसलमानों में एक मायूसी की कैफियत होती थी कि भाई अब मुसलमान टॉपर नहीं आ सकता, नहीं आने नहीं देते, बल्कि एक गलत फहमी थी वो। तो हम जब ये बच्ची जब फर्स्ट आ गई तो उस वक्त तो उसका बड़ा चर्चा हुआ और हम भी उसकी बहुत खुल के पब्लिसिटी करे, फिर के भी करते थे। तो उसके अगले साल में जो बच्चा टॉपर आया वो मुसलमान था, उसके बाद के साल में जो टॉपर आया पूरे स्टेट में, उस वक्त कंबाइन आंध्रा था, जी जी वो फिर वो मुसलमान। तो इस तरीके से वो ट्रेंड शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस साल भी हमारे पास अपने बच्चे टॉपर बनी है मैथ्स स्ट्रीम में 993 आउट ऑफ 1000, वो फिर स्टेट टॉपर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिलसिला जारी रहा। जी जी ये आप अभी कितने स्टूडेंट्स हैं एमएस में? अब 33,000 बच्चे हैं। 33,000 बच्चे। तो ये जर्नी 1991 से 33,000 तक आपकी शायद 17 बच्चे थे आपके, 17 से करीब मोर देन 100 ब्रांचेस आपके हैं और 7 बच्चों से शायद अब 70,000 बच्चों का आपने खिदमत की। ये तो बिल्कुल प्राइमरी से, मतलब आप 5th से चलते हैं, आपका प्राइमरी से चलता है, आपका भी अभी प्राइमरी से है, लेकिन एक अनकन्वेंशनल कोशिश मैं बात कर रहा हूँ रहमानी 30 की, एक बिल्कुल वो काम जिसकी शायद हिंदुस्तान में कोई मुसलमान सोचता नहीं था, क्योंकि आईआईटी मतलब आईटीआई होता था शायद मेरे हिसाब से, हिम्मत भी नहीं होती थी आईआईटी की बात कर तो दूर की बात है। मौलाना वली रहमानी आपकी फैमिली की खिदमत उम्मत मुसलमा के लिए, आपके दादा, आपके वालिद, आपके भाई जितने भी हैं जो खिदमत है, लेकिन कैसे ये ज़रूरत महसूस हुई आपको रहमानी 30 शुरू करने की आपकी, और जो वक्त आप लगाए हैं, जो मौलाना ने जो वक्त लगाया इसके पीछे, और उसके पीछे जो फिक्र थी, सोच थी, वो क्या थी इन द बिगिनिंग? वो बताइए, 2008 की बात हो रही है शायद। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे बड़ों को और साथियों को जोड़ लिया, माशाअल्लाह, कई जनरेशन को एक साथ, जज़ाकल्लाह खैर। रहमानी 30 एक्चुअली लोग ये नहीं जानते हैं कि रहमानी 30 से पहले हिफ्स 30 शुरू हुआ था। अच्छा, वो क्या चीज़ है बताइए। और इसके पीछे की जो कहानी है वो है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की एक्सपेंशन की। मैं सुपर कंप्यूटर और इन्फिनी बैंड टेक्नोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा यूरोप और एशिया के लिए 1 दहाई लगभग, और ख्वाहिश हमेशा रही कि कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, क्योंकि उस वक्त भी मैंने ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़रीदी नहीं, 1 इंच भी नहीं, और ना ओन करता हूँ। तो हमेशा 2 फ्लैट किराए पे रखा और एक में बच्चों को बंद करके रखता था ताले में, लेकिन वो नंबर्स बढ़ नहीं रहे थे। 5, 7, 10 पढ़ाया और फिर HP में या कहीं जॉब कराया, सिस्को में मेरी वाइफ काम कर रही थी। वालिद साहब से उस वक्त 2005 में 2005 की बात हो रही है। 2005 की बात हो रही है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई थी। तो वो अफर्मेशन था, जानते तो हम तमाम लोग थे कि बहुत बुरी हालत है कम्युनिटी की, लेकिन वो एक अफर्मेशन और सर्टिफिकेट था कि आप SC ST से भी नीचे जा चुके हैं। अफसोस की बात थी वो। और हज़रत अमीर शहीद भाई साहब अभी जो हैं वो US में थे। हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि चक्कर क्या है, एंड दैट इज़ वेयर वी रियलाइज्ड कि एक एक्ट है बाकायदा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का, पार्लियामेंट का एक्ट है, जिसके तहत 53,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो इंडिया में है, प्लस उसमें से उस वक्त 140-42 और अभी 168 इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ने अलग किया और उसको मार्क किया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के नाम से। इस 168-53,000 में से पर 52% हायर एजुकेशन बजट फोकस्ड है। मैं फाइनेंशियल्स बता रहा हूँ।
एजुकेशन का यहाँ का, कि 53,000 में से 168 अलग किया और उस पर 52% हायर एजुकेशन बजट फोकस कर दिया और बाकी पे 48%। इसमें लगभग 1 लाख सीट है और मिनिमम 40 लाख से अप टिल 1.7 करोड़ एक एक बच्चे पे खर्च होता है उन सीट्स में। और इस 1 लाख सीट में 800, 1200, 2000 तक आप जा पाते हैं और वो भी स्कैटर्ड जाते हैं, यानी ऑप्टिमम बेस्ट पे नहीं, लेकिन चलो ठीक है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। तो हमें एहसास हुआ कि ऑलरेडी हमारे पास व्हीकल ऑफ एक्सलेंस बना हुआ है, हम बोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो फिर जब वालिद साहब हम लोगों ने इस चीज़ का एहसास किया कि इस पर कुछ करना है, और साथ साथ में 1964 में दादाबर रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने के साथ साथ पूरे उलमा को जोड़ के तय कर लिया था, कंसेंसस है सबका, कि वी नीड टू अपग्रेड मदरसे का निज़ाम। पास कर दिया हम लोगों ने, रिसर्च का टाइम कभी भी नहीं मिल पाया उसके ऊपर। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वालिद साहब ने भाई साहब को कहा कि हिफ्ज़ 30 की शक्ल में शुरू करो, जो इम्प्रोवाइज़ करे पूरे सिलेबस को। इसीलिए हमारे यहाँ के हुफ़्फ़ाज़ अरबी बोलते हैं फर्राटे से और समझते भी हैं, और अरबी से मैथ्स भी पढ़ते हैं, वो हिफ्ज़ 30। और उसके 1 साल के बाद 2008 में अभ्यानंद सर की सरपरस्ती और एकेडमिक लीडरशिप में सुपर 30 के तर्ज पर रहमानी 30 शुरू किया गया 10 बच्चों के साथ, और वहाँ से ये जर्नी शुरू हो रही है, जो अब कल्मिनेट हो रही है एज हिफ्ज़ 30, इफ्ता 30, आलिम 30 और लीडर 30, और साथ में फिर कॉमर्स, रहमानी 30 कॉमर्स, रहमानी 30 इंजीनियरिंग एंड रहमानी 30 मेडिकल। अब इसका जो आउटकम अब तक हम लोग अचीव कर पाए हैं, और जो सबसे क्रूशियल हमारे लिए है, कि 10 से अभी 1200 बच्चे हैं। और एक दौर था जब लोग समझते थे कि बिहार से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता हूँ, कि बिहार में ऑप्शंस नहीं है, तो बच्चे को पढ़ना ही है। तो अल्लाह का एहसान है कि वो बेंगलुरु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और सम टोटल जहाँ 6 से 7%, 8% सक्सेस रेट जेई मेंस का होता है, हमारा इस साल भी 85% है, 85%। साथ में अभी जैसे अगर ICI ओलंपियाड की आप बात करेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान का 77% क्वालिफाइड मुस्लिम्स हमारे यहाँ से आ रहा है। पिछले साल 64% था, उससे पिछले साल 82% था। तो कॉमर्स और मेडिकल में भी जो सीट्स हैं हमारी, वो इस साल लगभग 17% है, पिछले साल 39% थी। यानी कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं जी, और सक्सेस रेट बता रहे हैं आप। जिनका एडमिशन होता है, जी। हम उसको कह रहे हैं, जो कि 1%, 1.5% से ऊपर नहीं। तो ये परसेंटेज और नंबर्स की बात जो हम पकड़ रहे हैं, उसकी ख़ास वजह ये है कि वालिद साहब की ख्वाहिश थी 100% की। उनका कहना था कि अगर जिम्मेदारी लो, और ये डिफरेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ पढ़ाई ऑब्जेक्टिव हमारा फ्री का है, और फ्री का बच्चों के लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए। हम बच्चों को, मैं अक्सर डोनर्स को अपने समझाता हूँ कि लिमिट को हिट करो, डोनर्स को भी और सारे के स्टेक होल्डर्स को। तो थोड़ा सा इक्वेशन इसका वालिद साहब ने बदल के रखा है। हम बच्चों की मदद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये चीज़ मुसलमान शायद देर से समझें। हमारे यहाँ बच्चे जितना घंटा पढ़ लेते हैं, अगर 50 रुपये घंटा भी दें तो चौगुना ज़्यादा हमको पैसे की शक्ल में वापस कर दें वो। तो हमारे यहाँ कोशिश ये हुई कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, बच्चे 2 साल इत्तिकाफ़ बैठते हैं, घर नहीं जाते हैं, वो सुबह फजर में उठते हैं, इशा तक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं खेलने का है। और वो ऐसा कंपटीशन आपस में है कि अगर आप कहेंगे भी तो नहीं जाएंगे। मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हम उनको नहीं दे पाते हैं। लाइकवाइज 600 स्कूल्स हैं पूरे हिंदुस्तान में जो हमसे जुड़ते हैं। 600 ये एग्जाम के लिए जुड़ते हैं, एग्जाम सेंटर के लिए जुड़ते हैं। इनको हम 1 पैसा नहीं देते हैं, और बोल के नहीं देते हैं कि अगर होता तो भी नहीं देते, क्योंकि ये तुम्हारा काम और तुम्हारा पार्टनरशिप है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो अल्लाह का एहसान है, 600 स्कूल्स और उनके प्रिंसिपल और टीचर्स जमा होते हैं एक दिन और टेस्ट लेते हैं, और अपने जेब से पैसा लगा के वो कुरियर वापस करते हैं और हमारी बदइंतज़ामी को बर्दाश्त करते हैं। साथ में अगर आप डोनर्स को देखें तो हम ज़कात नहीं देने देते हैं, और हम 100, 200, 500, 1000, 20,000, 50,000 का डोनेशन नहीं लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो वालिद साहब ने कन्फिगर किया है। लीडरशिप कॉम्प्लीमेंट करे, कम्पीट नहीं करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज थॉट आउट। सो हमारे यहाँ जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सक्सेसफुल होना ज़रूरी, और वो नॉन ज़कात फंड से ही लगाएंगे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मतलब
उस लेवल का बच्चा नहीं, हम मान के चलते हैं कि लीडर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन के, तो यू विल हैव टू सर्व देम, आपको खिदमत करनी है उसकी। अगर आप चाहते हैं चेंज, यू नीड टू इन्वेस्ट। सिर्फ यही एक वाहिद कम्युनिटी है दुनिया में जो चाहती है कि चेंज तो आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए बगैर इन्वेस्ट किए हुए। ऐसा नहीं होता है। मैं आपकी ये जो डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम नीट आईआईटी टू डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में फिर रहूँगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी आपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कराई, उसके बाद अभी जो कॉमर्स में जो कर रहे हैं, वी विल गेट बैक टू इट। अभी ये पैनल में सबसे यंगेस्ट जो हैं हमारे बीच वली रहमानी शायद 19 साल के थे व्हेन ही स्टार्टेड उम्मीद एकेडमी, 3 ऑर्फन बच्चों के साथ। जी। क्या थॉट प्रोसेस था घर में, क्या 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 बात चल रही थी, क्या व्हाट मेड यू टू स्टार्ट इन ऑर्फनेज बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, उम्मीद एकेडमी के पीछे क्या सोच थी, और उसके बाद अभी व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद उम्मीद ग्लोबल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था क्या है, व्हाट इज़ इट? पहले तो मैं बहुत आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं ऐसे बड़े जायंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पेशली मुस्लिम एजुकेशन के साथ बैठा हूँ। और 1986 में जब सर ने शुरू किया था मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1989 में जब कदीर साहब ने शुरू किया था मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1991 में जब लतीफ़ साहब ने शुरू किया था आई वॉजंट बॉर्न। 2005 में जब हमारी 30 या हिफ्स 30 शुरू हुआ था आई वॉज इन क्लास 1 दैट टाइम। सो आई डोंट नो हाउ कम आई एम सीटेड हियर राइट नाउ। आप लोगों की दुआओं की बदौलत आई थिंक दैट आई एम सीटेड हियर राइट नाउ। बिल्कुल मैं 18 साल का था तब मैं शुरू किया था उम्मीद होम। इट वॉज अ 1200 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट वेयर आई स्टार्टेड विथ 3 ऑर्फन किड्स। सवाल ये कि क्यों शुरू किया था। लॉट ऑफ पीपल व्हेन जनरली व्हेन पीपल आस्क मी क्वेश्चन दे आस्क मी कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, what motivated you, what led you to start something like this? And today is Umeed Global School, 7 years down the line, which is a world-class school, academically and infrastructure-wise. We haven't been able to produce results yet. 3 years down the line, inshallah, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो रिजल्ट भी निकलेंगे इंशाल्लाह, where we can claim कि हर एतबार से we are world-class school इंशाल्लाह. But what was the, I mean, how did this journey start? एक दिन मैं सुबह फजर के वक्त जब उठा, व्हाट्सएप पे अक्सर लोग फजर के बाद जब फजर के लिए उठते हैं तो लोग पहले वज़ू करते हैं। अब शायद लोग ऐसा करते हैं कि पहले व्हाट्सएप खोलते हैं उसके बाद वज़ू करते हैं। तो मैं आज भी अक्सर हम सबका यही मामूल है कि बिस्तर से उठे पहले व्हाट्सएप चेक कर ले क्या क्या मैसेज रात भर में आए। तो आई डिड दैट 2018 में। तो व्हाट्सएप पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आई हुई थी। हदीस ये था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जिसने यतीम के सर पे हाथ रखा वो और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे। एंड दिस हदीस गिव मी डायरेक्शन। एंड मैंने उस दिन कहा था आई वांट टू बी अ फादर ऑफ 10 ऑर्फन किड्स बिफोर आई टर्न 20 एंड अल्लाह मेड दैट ड्रीम ट्रू। सो इट टुक मी 6 months टू सर्च फॉर 3 ऑर्फन किड्स। मैं खुद 18 साल का था। क्या जर्नी थी बताइए, वो 18 साल का बच्चा क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग? आई हैड जस्ट पास्ड आउट ऑफ क्लास 12। अच्छा, कहाँ पे? In 2017, Genesis Global School, Okay. which in itself is a world-class school. Okay. My father was kind enough to send me to a world-class इट school. वाज इन, It was in 2017, ओके, कौन से एरिया में था ये? Noida, Delhi. ओके जी। सो यू वर इन दिल्ली दैट? I was in Delhi that time, but I am from Calcutta, based in Calcutta. तो फिर मैं 3 बच्चों के साथ उस इदारे को शुरू किया। जब इदारे को शुरू किया तो वालिद साहब से कहा कि आई वांट टू टेक अ गैप ईयर। तो वालिद साहब ने कहा ये क्या होता है। हमने बताया कि अमेरिका वगैरह बड़े देशों में ऐसा होता है कि बच्चे जब समझ नहीं पाते ज़िंदगी में क्या करना है तो 1 साल घर पे आराम कर लेते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करना है, सोच लेते हैं ताकि डिसीजन लेने में गलती ना हो। तो पड़ोसी और वालिद साहब के दोस्त आए, कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ बना रहा आपको। तो बट वो बेवकूफ़ नहीं बना रहा था। आई जेन्युइनली वांटेड टू टेक अ गैप ईयर एंड आई वांटेड टू थिंक कि मुझे लाइफ में करना क्या है। आई डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द सेम रैट रेस और डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द सेम हर्ड ऑफ शीप, यू नो। तो इवेंचुअली उस 1 साल के गैप में बहुत मेहनत किया। 5 लाख रुपए कर्ज़ लिया किसी से और कर्ज़ लेकर एक 1200 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट को रिफर्बिश कराया, उसमें बेड्स लगाए। 6 महीने में 3 यतीम बच्चे को ढूंढा। जब बच्चों को ढूंढने जाता था तो माएँ कहती थी और उनके गार्जियंस कहते थे, यतीम बच्चों के गार्जियंस कहते थे कि भाई तुम खुद बच्चे हो, तुम्हें क्यों बच्चा दूंगा मैं। पर इवेंचुअली टुक मी 6 months कि 3 यतीम बच्चे मुझे मिले। एक 18 साल के बच्चे को 3 यतीम बच्चे मिले और फिर फाइनली उन 3 यतीम बच्चों के साथ मैं एक 1200 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ के, कि इन 3 बच्चों को लीडर्स बनाऊंगा, वो लीडर्स जो गरीबी को देश से दूर करेंगे। दैट्स इट। एक मासूम सा एक छोटा सा विजन जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। शुरू होने के 10 दिन में आई डोंट नो किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे कुछ बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है। आई वॉज ओनली 18-19 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। रात को 12 बजे
पुलिस तशरीफ़ ले आए और कहा कि मिस्टर रहमानी से मिलना है। तो आई सेड आई एम मिस्टर रहमानी। नहीं ये पुलिस ने बंगला में बंगाली में कहा तुम्हारे बाबा देखो, आई मीन वांट टू सी योर फादर। आई सेड व्हाई यू वांट टू सी योर फादर? दे सेड वली रहमानी से मिलना है। आई सेड आई एम द वन। सो दे स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड कि ये तो खुद बच्चा है, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या करेगा? बट दे सेड शो मी योर ट्रस्ट डीड, शो मी योर दिस, शो मी योर दैट, शो मी दैट। आई हैड नो पेपर्स। 12वीं का बच्चा 12वीं पास करके एक 1200 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट को एक रेंट डीड बनाकर 3 बच्चों के साथ शुरू कर दिया। आई हैड नो आइडिया। पुलिस ने कहा इसको बंद करो और घर पे जाके आराम करो, यू हैव नथिंग। आई हैड नो पेपर्स, आई डिड नॉट नो व्हाट इज अ ट्रस्ट डीड, व्हाट इज पैन कार्ड, व्हाट इज बैंक अकाउंट, व्हाट डू यू नीड टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन। आई हैड नो आइडिया, ट्रस्ट मी, आई हैड नो आइडिया। फिर उन 3 बच्चों को रातों रात में लेकर के 3 से 5 बच्चे हो चुके थे उस रात तक, अपने घर पे शिफ्ट किया और वकील को ढूंढने निकला मैं कि वकील को ढूंढता, वकील मुझे हेल्प करेगा। अनफॉर्चुनेटली किसी वकील, मुसलमान वकील को पता नहीं था मुझे किस तरह हेल्प करना है। और जिस वकील के पास जाता, एक वकील साहब के पास गया तो उन्हें दरवाजे से भगा दिया, कहा जाओ पढ़ाई लिखाई करो। एक बड़े हमारे देश के बहुत बड़े वकील हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उनको फ़ोन किया मैंने, उनका कायद बनने चले थे तुम, कायद बनने चले थे तुम, जाओ पढ़ाई करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी में से किसी की बात को दिल में नहीं लिया मैं, और उसके बाद फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे खुद वकील बनना है। और दैट लेड मी टू टेक अप लॉ एज अ सब्जेक्ट इन माई कॉलेज, एंड फाइनली आई एम अ लॉयर टुडे बाय डिग्री एंड नॉट बाय प्रोफेशन। बट थोड़ी सी रिसर्च किया 6 गैप महीने, ईयर के बाद लॉ किया आप। एंड दिस लेड मी टू टेक लॉ एज अ सब्जेक्ट। इज इट इंटीग्रेटेड 5 years कोर्स? It was an integrated 5 years course. So this led me to take law as a subject. तो 5 साल में लॉ किया, रेगुलर किए क्या? रेगुलर किया दिल्ली में। हाँ। Every month I used to fly back twice or at least once a month back to Calcutta, looking after my institution, doing my YouTubing, doing my social activism, all of this together with immense discipline. And finally, after 6 years, 7 years, today I have 350 plus kids, going to be 400 kids, studying in a world-class institution, which claims, the only institution that I believe, which claims कि हम leaders बना रहे हैं, and with, I mean that needs a further discussion कि what does that mean कि leader क्यों बना रहे हैं। मगर इस बीच में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आज से गालिबन 2022 में माजरत कदीर साहब से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई, तो उनके सामने मैं रो रहा था, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कदीर साहब ने डांट लगाई मेरी, कहा कि what you have achieved in 2 years, it took me 17 years। रोना बंद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो जब ऐसे बड़े थे तो मैं सीखा शुक्र अदा करना है, और हर शुक्र अदा करने पे, हर बर्दाश्त पर अल्लाह ने डबल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक तमाम बातें जितनी भी हुई हैं, 1-2 चीज़ें कॉमन हैं। स्ट्रगल आई थिंक इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि घर से मैं मोटिवेशन लेके निकला था, लेकिन मोटिवेशन तो मिल जाएगा घर पे, लेकिन जो स्ट्रगल ऑन फील्ड करना है, फॉर मी ऑल्सो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग इन बैंगलोर, आई थिंक ऑलमोस्ट द सेम। सोसाइटी मजाक उड़ाएगी, जब यूपीएससी की बात करते थे तो लोग हंसा करते थे कि होने वाली बात नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। मैं जब एग्ज़ाम कंडक्ट करने की, आप सेंटर पे इधर में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, मेरे खुद वालिद बोले कि ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं बहुत यंग था, और वो बताते थे कि सब छोड़ के इंस्टीट्यूशन शुरू कर रहा है, और उतना सब करा, गलती करा, छोड़े। अब ये यूपीएससी के क्या नया भूत लेके शुरू किया है। बीदर की तारीख में कभी किसी बच्चे ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया है, और ये फ्री कोचिंग करने की जब शुरुआत कर रहा था मैं, और वो चेंज क्रिएट करने की बात है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब चेंज के लिए कोशिश किए थे, हालात को बदलने के लिए कोशिश किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो एक ख़ास चीज़ है। उस वक्त मैं शायद बहुत अदबन मेरे वालिद से ये बोला कि मैं उन हालात को बदलने वाला बनना चाह रहा हूँ। अरे कुछ बच्चों को लेके गए थे, 2 बच्चों को बीदर से ले गए, तो वो बच्चा एक जिसके अब्बा बोले थे कि बेटे कोचिंग तो फ्री दे रहे हैं, खाने और रहने के पैसे लगते थे, वो भी नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं जॉब नहीं है। तो दोनों में हम अंडरस्टैंडिंग कर लिए कि 50% खाने की फ़ीस, और उस 50% फ़ीस के लिए काफ़ी डिस्कशन हुआ, और बच्चा आया और बीदर की तारीख लिखा। ही बिकेम द फर्स्ट बॉय टू क्लियर यूपीएससी इन बीदर, और वो आज आईपीएस ऑफिसर है केरला में। लेकिन बीदर की तारीख नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख कैसे लिखी गई। वो जब बच्चा पढ़ता था हमारे हॉस्टल में, उसका एक छोटा भाई यहाँ पे बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कर रहा था, वो आके भैया को देखता था, और रमज़ान के वक्त में हमारे पास माहौल था सहरी का, वो माहौल को देखता, कुछ दिल में ख्वाहिश पैदा कर लिया, और आगे चल के वो पहला अटेम्प्ट किया, फिर दूसरा अटेम्प्ट किया, शायद आपके पास भी आया लड़का। एक फैमिली शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा आपको, एक भाई आईपीएस है, दूसरा भाई आईएएस है। इंडिया की पूरी हिस्ट्री, छोटा चेंज। यहाँ जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, शायद वो
आगे का जो हमारा डिस्कशन रहेगा उसी पहलू पे रहेगा कि जो चेंज की जो बात है। हाँ, हमने अपने तौर पे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन तो किया, लेकिन कुछ ऐसे की चैलेंजेस हैं, की इश्यूज़ हैं जो शायद क़रीब 4 डिकेड से आप काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3.5 डिकेड और ऑलमोस्ट 3.5 डिकेड से आप कर रहे हैं। इतने सालों से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस शुरू होने के बावजूद भी कुछ ऐसे फिगर्स हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो शायद हमको एक कड़ी सच्चाई बोलती हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का ख़ास तौर पे एनरोलमेंट की बात करेंगे हम, प्राइमरी लेवल पे जब एनरोलमेंट करते हैं देखते हैं तो ऑलमोस्ट 89% ऑफ द मुस्लिम्स गेट एनरोल्ड एट द प्राइमरी लेवल, और वो ड्रॉप होता है इमीडिएटली। हम हाई स्कूल की जब बात करते हैं तो वो फर्दर मोर ड्रॉप होता है और एक 12% और कम ड्रॉप होता है। मैं जानना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे नूरुल इस्लाम साहब से कि आपका जो मेजर काम है वो रूरल एरियाज़ में है। आपने कैसे अपने एरियाज़ में एक पहले तो पेरेंट्स को हिम्मत दिलाई कि बच्चों को एनरोल कराएं, कैसे एक अवेयरनेस जनरेट हुई आप, क्योंकि 100% बच्चे तो आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन क्या ऐसा कोई निज़ाम है जिसकी वजह से बच्चे एनरोल हो रहे हैं अदर देन योर इंस्टीट्यूशन, आपके इदारे से हट के भी दूसरे इदारों में 100% एनरोलमेंट आपके एरियाज़ में अगर होने की अगर कोई कोशिश हो रही है तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि रीज़न्स, अगर एनरोलमेंट नहीं होने के रीज़न्स क्या हो सकते हैं, और आपके इदारे में जो एनरोलमेंट आप कराए हैं रूरल एरियाज़ में वो कैसे हुआ, कैसे हिम्मतें दिलाई आपने पेरेंट्स की, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं टू इम्प्रूव द एनरोलमेंट नंबर्स तो क्या कर सकते हैं? पहले जब शुरू किया था उस वक्त तो एनरोलमेंट ज़्यादा नहीं होता था, ड्रॉप आउट ज़्यादा होता था, इसलिए कि पढ़ाने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलता है, उसका फिनेंशियल कंडीशन कोई चेंज नहीं होता है तो वो लोग बाहर चल जाता है और डेल लेबर में काम करता था। हमारा उधर तो बीड़ी और जोरी का काम होता है, मुर्शिदाबाद में बीड़ी, हमारा हावड़ा में जोरी ऐसा है, पत्थर का जो खदान है उसमें भी काम करता था। तो आलमीन जब शुरू हुआ पहली बार वो देखा कि पढ़ाई करके उसका फिनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाता है और सोशल स्टेटस भी चेंज हो जाता है। ये देखने के बाद वो भीड़ बढ़ने शुरू किया। जो 90 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, सबसे बैकवर्ड है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का। तो उसमें एक एरिया है जिसमें 80% मुस्लिम है पॉपुलेशन, और 80% से 80% आदमी तो जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा रहता है। तो उस एरिया से वो पहली जो 11 जो स्टूडेंट था उसमें से एक स्टूडेंट आया था, वो अभी अमेरिका में है, वाशिंगटन में। तो उसके बाद उधर से एकदम पूरा ग्राम मॉडल ग्राम हो गया, वो जो गांव मॉडल हो गया। उसको देख के एक स्टूडेंट जिसका फादर का डेथ हो गया, वो 2 साल का उम्र जब था, वो हमारा उधर क्लास 6 में दाखिल हुआ। तो हमारा उधर 10th लेवल में 7 लाख अपेयर होता है, उसमें वो 99.4% मिला, उसको फर्स्ट स्टैंड किया। तो बहुत उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सबसे। तो उस वक्त एक आनंदबाजार पत्रिका जो सबसे मशहूर डेली न्यूज़ पेपर है, उसमें भी एडिटोरियल पेज में भी एक आर्टिकल निकला कि जो मुस्लिम जो शिक्षा से दूर रहता था अभी इसको देख के शिक्षा मुखी हो जाता है। तो उस गांव से ऐसा बहुत स्टूडेंट आया जो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सिविल सर्विस में, रिसर्च में, हर फील्ड में है। तो ये देख के अब आलमीन का जो स्टूडेंट है, जो स्ट्रेंथ, उसमें मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से 30% आता है, सबसे बैकवर्ड जो कम्युनिटी है। तो गवर्नमेंट का जो डेटा है उसमें तो सबसे बैकवर्ड मुर्शिदाबाद है। आलमीन का जो डेटा बैंक है उसमें सबसे आगे है मुर्शिदाबाद। जो मेडिकल में जितना सीट हमें मिलता है उसमें 30% मुर्शिदाबाद के होता है। तो ऐसे ही ये चेंज जो आया, तो ये देख के अभी बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, अभी उसमें भी ज़्यादा होता है। अभी हमारा जो 10th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 25% से 30% मुस्लिम स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देते हैं। हम लोग जब शुरू किया था उस वक्त मेडिकल फील्ड में पर्टिकुलरली 2 और 3% था, 3%। अभी दिस ईयर गवर्नमेंट टोटल जो मेडिकल सीट है उसमें 27% का ऊपर मुस्लिम का रिजर्वेशन मिला, मुस्लिम का सीट मिला। इसमें जो गवर्नमेंट जो
कॉलेजेस है उसमें जो जनरल रैंकिंग है उसमें अब देखिए तो 2 साल पहले था 29.7% मुस्लिम स्टूडेंट का, 2023 में था 33.4%, दिस ईयर ये है 34.7%, What is according the to population of Muslims? मुस्लिम 30%। 30%। तो पॉपुलेशन का रेशियो को क्रॉस कर दिया है माशाल्लाह। ये जनरल में अगर वो जो ST SC सब मिला के हो तो 27% टोटल मेडिकल सीट में। अच्छा, पहले जब शुरू किया था 3% था, अभी सब फील्ड में, इंजीनियरिंग में, टीचिंग में, अदर जितना फील्ड है, वो जो अदर जो कोर्सेस है, पैरामेडिकल कोर्स, नर्सरी, इसमें तो 40% मुस्लिम है। अभी एक तो एनरोलमेंट का तो जेन्युइन कंसर्न है, अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन मिशन इज़ डूइंग गुड। क्या जनरल जो एनरोलमेंट होना चाहिए वेस्ट बंगाल में जो उसके रूरल एरियाज़ में है, क्या हम उसको ज़ीरो ड्रॉप आउट किए, क्या मतलब वेदर वी वर एबल टू अचीव 100% एनरोलमेंट नंबर, वो एक चैलेंज है, शायद देखना होगा, उसका स्टैटिस्टिक्स निकालना होगा। मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाह रहा था वो है आउटकम, लर्निंग आउटकम्स का मसला जो है एक बहुत जेन्युइन इशू है। अभी एसर का जो रिपोर्ट आया था 2024 का कि इंडिया के 50% बच्चे जो क्लास 5th में होते हैं वो क्लास 3rd और क्लास 2nd की बुक नहीं पढ़ सकते सही तरीके से। लर्निंग आउटकम का बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, और दैट इज़ ऑल्सो वन मेजर रीज़न फॉर ड्रॉप आउट। तो लतीफ़ साहब, आप अपने तौर पे काफ़ी R&D का भी काम किया है आपने, कैसे यू इंश्योर कि बच्चों के अंदर वो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम आए, कैसे, क्या मैकेनिज़्म है कि टीचर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं उसके लिए, बच्चों के लिए क्या मेथडोलॉजी क्रिएट होती है, पेरेंट्स के लिए क्या किया जाता है, हाउ डू यू इंश्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू लर्निंग आउटकम? इसके अंदर मैं अपनी थोड़ी रिसर्च भी आपके सामने रखूँगा, और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं अल्लाह ने मेमोरी ट्रेनर है, बहुत फेमस माशाल्लाह, मेमोरी खान बोलता है आपको। मेमोरी के जो है ना, मैंने काफ़ी स्पेशलाइज ट्रेनिंग्स वगैरह ली है, इंग्लैंड जाके किया हूँ, दुबई जाके किया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे उस्तादों के पास सीखा। तो मैं हर स्टूडेंट को या अक्सर चीज़ों को जो है ना एक उस नज़रिए से, रिसर्च के नज़रिए से भी देखते रहता हूँ। हमारी मेजर प्रॉब्लम में हमारे मुसलमानों की नहीं बल्कि ओवरऑल पूरी इंडिया की ये है कि जो ड्रॉप आउट होते हैं उसका मेजर रीज़न लैंग्वेज है। दूसरे रीजंस अलग है, अगर किसी पॉवर्टी है और दूसरी चीज़ें एक अलग चीज़ है। मतलब एक स्कूल को आ जाने के बाद बच्चा स्कूल छोड़ के अगर चले जाता है तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। जनरली हमारे यहाँ ना वो इंकरेज करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग को। इंग्लिश मीडियम में बच्चे को तो डाल रहे हैं लेकिन बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, और पढ़ाने वाले जब इंग्लिश में पढ़ाते हैं और उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास 10th क्लास के बाद जनरली 11th और 12th में एनरोलमेंट्स बहुत होते हैं, जैसे आपके यहाँ भी होते, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं बच्चे पूरे। तो हमारे यहाँ पर एक बच्चा 10th क्लास समहाउ पास कर लेता। कई तरीके हैं, कुछ बच्चे स्ट्रगल करके भी किसी भी दर्जे में पास करके वहाँ पहुँच जाते। अब जब ज्वाइन करने का तो बहुत इंथुजियाज़म के साथ एक बच्चा क्लास में एंटर हो रहा और बड़े जोश के साथ उन्हें फर्स्ट पे जो बैठता, अब तो मैं खूब पढ़ूंगा और ज़बरदस्त पढ़ूंगा और ये करूँगा वो करूँगा, उसका एक जज्बा रहता। अब उन्हें पहले दिन जोश में पहली बेंच पे आके बैठ गया, टीचर पढ़ाना शुरू कर दिए, और चूँकि इंस्टीट्यूशन इंग्लिश मीडियम है तो टीचर अब इंग्लिश में उसको समझाना शुरू करें, और इसकी इंग्लिश वीक है। अभी उन्हें तो बहुत स्ट्रगल करता, कोशिश करता उन्हें क्या बोल रहे उसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की, ग्रास्प करने की, उसको मैच नहीं होती इसकी नॉलेज और उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनकी लैंग्वेज है, और इसकी अपनी कोशिशें चलती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसकी स्ट्रगल होने के बाद इन्हें आहिस्ता से क्या करता, उसको समझ में नहीं आने लगता, पीछे के बेंच पे आ जाता। ऐसा होते होते लास्ट बेंच पे आके बैठता है। तो इन्हें अकेला नहीं रहता, ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते जो उसी सेम स्ट्रगल से के साथ पीछे आके बैठ जाते। अब पीछे बैठने के बाद वो एम्प्टी माइंड जो है ना काम करने नहीं आता, तो इन्हें क्या करता, समझ में नहीं आ रहा, खाली कितनी देर बैठेंगे, तो अब बस से बात कर लेते, बैठता बात करता। अब बात करते को टीचर को डिस्ट्रैक्शन होता, कभी टीचर डांटते, कभी टीचर गुस्सा करते, कभी बाहर कर देते। अब उसके बाद में वो तो दोनों तीनों कितनी देर बात करेंगे, उसका नहीं, उसको छेड़ते, उसको सताते। वो प्रॉब्लम जब चलते रहती तो फिर टीचर को और गुस्सा था, निकाल के बाहर कर दिए। फिर प्रिंसिपल आ जाते, प्रिंसिपल आके देखते हैं बाहर क्यों खड़े हुए, या कुछ भी जिम्मेदार है आके खड़े हुए, देखे बाहर नहीं बहुत बातें कर रहे हैं, क्लास में सता रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स को बुलाओ। अब 1 से 2-4 मरतबा ऐसा हुआ तो वो बच्चा क्या करता, अरे क्या तो ये भाई स्कूल को, कॉलेज को जाना है, स्कूल जाना है, बड़ा सरकदरत बन गया। अब ने
छुट्टी लगा देता। घर से तो बोलता कॉलेज जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, उन्हें कॉलेज स्कूल नहीं आता, अब उन्हें लॉटरी करता, जाके पार्कों में बैठेंगा, या नहीं तो फिर आजकल तो वो एक माहौल बन गया, मॉल्स में जाके बैठ जाना, मॉल्स में जाना, बैठना, स्पेंड करना। सिंपल सोल्यूशन उसका यही है कि वो बच्चे को लैंग्वेज सिखाओ पहले आप। यानी इंग्लिश में वीक है ना, आप अगर उसको इंग्लिश सिखाती है, इसको इंग्लिश समझ में इतनी आ जाए कि जो बोला जा रहा समझ सका, उसके बाद में उसका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होता है और इन्हें पढ़ना शुरू कर देता। डॉक्टर खदीर साहब सर से बात मुखातिब हूँ कि अब जो ड्रॉप आउट का जो मसला है, ये आई थिंक मुसलमानों के अंदर जिस लेवल का ड्रॉप आउट है शायद हिंदुस्तान की किसी दूसरी कम्युनिटी में नहीं है। हमारे पास करीब 28% बच्चे क्लास 8 पे ड्रॉप आउट होते हैं और क्लास 10 के बाद 43% ड्रॉप आउट हो जाता है। क्लास 12 के पास करीब 67% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, सिस्टम के अंदर से निकल जाते हैं। ऐसा क्या होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हर वक्त हर कोई फिक्र करता है एजुकेशन के ताल्लुक से, लेकिन बच्चों को कैसे हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से जोड़ के रखें और कोई उनका लॉजिकल कंक्लूजन बच्चों तक तो पहुंचाएं, एटलीस्ट 12th तक या कोई ग्रेजुएशन तक। ऐसे क्या इक़दाम उठाने चाहिए एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, हमको क्या करने हैं और इंस्टीट्यूशन ऐसा क्या कर सकते हैं कि ड्रॉप आउट को रोकें? जी, जब शाहीन बिल्कुल शुरू हो रहा था और डे 1 ही हमारे जहन में ये बात थी कि बच्चों की तमाम तर तालीमी ज़रूरत हमारा इंस्टीट्यूशन पूरी करेगा, 100% एजुकेशनल नीड हम पूरी करेंगे। फौरी ख्याल आया दीनी तालीम भी एक तालीमी ज़रूरत है, नाज़िरा कुरान भी एक तालीमी ज़रूरत, हम क्लासरूम में शुरू कर दिए। फिर एक बैच को हम शोबे हिफ्ज़ में ले लिए। अब जाहिर है LKG UKG में क़ायदा, सेकंड स्टैंडर्ड में नाज़िरा और सेकंड स्टैंडर्ड पास ख्वाहिशमंद ज़हीन बच्चों को हम हिफ्ज़ में लिए और डे 1 से हम 80-20 का रेशो रखे। स्कूल में 80% असली तालीम, 20% दीनी तालीम का एवरेज रखे थे। अब शोबे हिफ्ज़ में उसको उल्टा कर दिए, 80% हिफ्ज़ की तालीम, 20% दीनी तालीम कर दी। माशाल्लाह हमारे बच्चे 3rd, 4th, 5th में जो है हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेके वापस 6 में आ जाते और वो थोड़ी बहुत बेसिक ठीक करने से वो माशाल्लाह आगे बढ़ते थे, टॉप लेवल पे जाके कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना शुरू करें। फिर जैसा कि मैं बता रहा था कि तमाम तर तालीमी ज़रूरत स्कूल हम पूरी करेंगे, तो बच्चे जो है बड़े शौक़ से आके एडमिशन लेते थे और ट्यूशन भी जाते थे। तो मुझे बुरा लगने लगा, ये तो हमारी इंसल्ट है, मेरी इंसल्ट है, स्कूल की इंसल्ट है, टीचर की इंसल्ट है। उसकी मिसाल मेरे जहन में आई कि एक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर हैं, मरीज़ फैमिली डॉक्टर के पास जा रहा है, दिखा रहा, सब प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले रहा, पूरी हिदायत सुन रहा और फौरी दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा। क्रॉस चेक कर रहा नहीं, ये रोज़ कर रहा, हाँ, रोज़ कर और सालों कर रहा। तो डॉक्टर साहब को बुरा लगे ना, फैमिली डॉक्टर को, किसी दिन गुस्सा आएगा ना। आप होते तो वाकई गुस्सा आता था जल्दी आता था, बल्कि इतने दिन भी इंतज़ार नहीं करते। गुस्सा आएगा, बोले चल उधर ही जाओ, मेरे पास क्यों आ रहा। ये हमको फील होने लगा। तो हम माशाल्लाह अल्लाह का फजल हुआ, हिम्मत करे और ऐलान कर दिए कि कोई ट्यूशन नहीं जाएगा आज के बाद, ट्यूशन जाएगा तो एडमिशन कैंसल। लोग नाराज़ हुए, भाई हम अपनी बात पे जमे रहे और 100% ट्यूशन फ्री कर लिए शाहीन को। तो उस वक्त थोड़े 2-3 बच्चे ऐसे नज़र में आने लगे हमको कि उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो बोले हमारी ज़िम्मेदारी है, हम 10 मरतबा पढ़ाएंगे लेकिन ट्यूशन नहीं जाएगा बच्चा। अब वो बच्चों को एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कोशिश करें, फ़िक्र करें, मीटिंग होती थी, साल भर रिसर्च हो रहा हुआ, कोशिश करें उनके ऊपर, और एक नतीजे पे हम पहुँचे, एक सिस्टम बना लिए और सिस्टम का नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसा हॉस्पिटल में ICU होता है, हमारे पास एकेडमिक ICU बना लिए। एक टीचर 6 बच्चे, आप जनरल वार्ड से निकाल देना बच्चे को, इन्हें रेगुलर क्लास में बिठा रहे हैं और 1 घंटे के लिए ICU में ले आ रहे हैं, फिर दिन 6 घंटे जो है जनरल वार्ड में रख रहे हैं। इलाज थोड़ी होगा वो। तो हम उसको क्लास से हटा के उसकी बेसिक मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, आप लैंग्वेजेस का जिक्र करें, बिल्कुल सही है, लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स, ये 2 को ठीक कर देना। ये 2 ठीक हो जाए तो बाकी का चीज़ आसान हो जाएगा। ये हम तजुर्बा करें, माशाल्लाह सक्सेस होगा और ICU परफेक्ट होगा। हम उसके लिए सिस्टम बना लिए, बुक्स पब्लिश कर लिए। इस दौरान कुछ ड्रॉप आउट बच्चे हमारे पास आए, मामू लेके आ गए, वालिद लेके आ गए, ऐसा बच्चा नहीं पढ़ा कर रहा, हमारे पास AICU था,
तो हम बड़ी खुशी से एडमिशन ले लिया उनका। माशाल्लाह वो AICU में बच्चे, ऐसे ड्रॉप आउट बच्चे माशाल्लाह जो 4 साल 5 साल वर्कशॉप में काम कर रहे थे, वो आए 1 साल में 10th पास करे, मैथमेटिक्स लैंग्वेज से इम्प्रूव करके 12th करे, इंजीनियरिंग करे, अब शाहीन के वन ऑफ द डायरेक्टर हैं। ऐसी 2 भाई 12th आर्ट्स में फेल थे, वो आए इसी प्रोसेस से गुजरे माशाल्लाह, MSc PhD करे, अंदर सर शाहीन के प्रिंसिपल हैं और 7000 स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं। ये सक्सेस होना शुरू हो गया। एक तरफ हमारे शोबे हिफ्स के बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे, मेडिकल तक जा रहे थे, दूसरी तरफ ये ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे। तो तकरीबन 15 साल पहले ख्याल आया, अरे ये तरीक़ा अगर हम हिंदुस्तान भर के हाफिज़ों के लिए अपनाएंगे तो यकीनन ये ज़्यादा कारआमद रहेगा। ख्याल आया, मीटिंग रखी, उसका प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, और ऐलान करके कुछ बच्चों को ले लिए। माशाल्लाह पहला बच्चा आया था हाफिज़ अबू सुफियान, वो आज MBBS मुकम्मल कर लिया है, जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया था, सक्सेस हो गए। फिर हम इसका तस्करा इंडिया भर में करना शुरू करे, ये बैचेस बढ़ना शुरू कर दिए माशाल्लाह। और एक 3 साल पहले मैं मस्जिद गया, वहाँ पे कोई ऐसी तकिया कलाम मौलाना गुफ्तगू के दौरान में 2-3 मरतबा बोल दिए जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बातों में बोल दिए ये बिहार नहीं सुधर सकता, ये बिहार नहीं सुधर सकता। अरे ये क्या बात है, हो सकता है तकिया कलाम है, मुझे बुरा लग रहा था। मैं सोचा कि ये क्या बात है, चलो बिहार के 5000 बच्चों को हाफिज़ों को प्रोफेशनल कोर्सेज कराएंगे, डिग्री कराएंगे, और इंशाल्लाह ये हाफिज़ बदलेंगे तो दुनिया को बदल देंगे। उस ख्याल के साथ आया और प्रोग्राम बनाए, मदरसा प्लस एक प्रोग्राम बनाए, 70 मदारिस में उसको राइज कर दिया माशाल्लाह। वेरी सक्सेसफुल रहा। उसका तरीका ये था कि हाफिज़ों को कलेक्ट करके मदरसे के ज़िम्मे करें और मदरसों से हम रिक्वेस्ट करें कि आप रहने खाने का इंतज़ाम करो, हम टीचिंग का इंतज़ाम करते हैं, कुछ लोगों से मदद लेके। 70 मदरसों में हमारा टारगेट 5000 का था, 1200 बच्चों को लिए, बहल 1000 बच्चे एग्ज़ाम दिए 4 महीने पहले, और उसमें से 900 बच्चे माशाल्लाह या ना से पास हो गए। अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का एक प्रोग्राम हमको मिला है, मदरसों में दीनी तालीम को साथ ही साथ पढ़ाना है, 100 मदरसों में कर रहे हैं। बज़ाहिर ये टफ़ लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी हुस्न खूबी के साथ चल रहा है। असल मकसद हमारा ये है कि ये मॉडल को सक्सेस करके इंडिया भर में पेश करना, एक ट्रेंड बनाना है। हाफिज़ ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके ताल्लुक़ से बोला जाता है इसको टेलर बना दो, कारपेंटर बना दो, प्लम्बर बना दो, ये सरासर जुल्म ज़्यादती है। मुझे एहसास हुआ हाफिज़ है तो IAS IPS करना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, कुछ नहीं बन सका तो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी फर्म का, इंस्टीट्यूशन का, ऑफिस का बन जाएगा। उस हिसाब से काम कर रहे हैं और ड्रॉपआउट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। इंडिया भर के ड्रॉपआउट को, हम इंडिया भर के ड्रॉपआउट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, अक्सर बताता हूँ, 98% वाला बच्चा ठहरा हुआ है और कभी स्कूल नहीं गया वाला बच्चा है, तो पहले हम बड़ी खुशी के साथ उसको ले लेते हैं जो कभी स्कूल नहीं गया है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा साल सवा साल में 10th पास करा के फिर 11th 12th करा रहे हैं। कुछ बच्चे जैसा आमतौर पर 10th पास कर लेके आते हैं, बता रहे हैं, ऐसे 200 हाफिज़ आ गए हमारे पास, और हम 15-20 दिन महीना ट्राई करें और मुझे बुरा लग रहा था ये बच्चे कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो सबको बुला के बिठा के मैं बात करा, बोला कि बेटा आपको 1 साल हम पीछे कर देते हैं, एक नया कोर्स बनाते हैं, इंडिया का पहला रहेगा, आप फर्स्ट बैच के रहेंगे। उनको मोटिवेट करके नाम अच्छा रखा प्रोग्राम का, प्री नीट नाम रखा, ताकि वो मुतमईन रहें, वो तैयार हो गए। अब वो 6th स्टैंडर्ड से उनकी मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हुए 10th तक पढ़ाए। वो प्री नीट 1 साल मुकम्मल हुआ, वो 11th में इस साल एडमिशन लिए। और मैं हैरान हूँ कि हमारे वो टॉप बैच में ऐसे 50 हाफिज़ हैं। टॉप बैच में, परवाज़ बैच में 50 हाफिज़ हैं जिनको कुछ नहीं आता था। उनका हम फाउंडेशन बनाने में कामयाब हो गए। और फाउंडेशन बन जाए, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ठीक हो जाए तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चा आमतौर पे वो जो 8 तक बता रहे हैं ना, 8 के बाद एकदम ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है। 7 तक 6 तक बच्चा ये समझता है कि मैं स्कूल जाने के लिए पैदा हुआ हूँ, बैग लेता है चले जाता है लाशुरे में। जब उसको एहसास होने लगता है कि मैं स्कूल आ रहा हूँ पाबंदी से और मुझे मिल रहा कुछ नहीं, तब वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार होता है, स्ट्रेस दबाव में आता है। बाहर जाता है तो उसको अच्छा लगता है, स्कूल में आता है तो दबाव में रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर होता है, ड्रॉप आउट हो जाता है। लोग झूठ बोलते हैं, वो जो ये बोलते हैं कि गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होता है, वो दरअसल गलत है। गुर्बत की वजह से भी होता है, 25-30% ड्रॉप आउट गुर्बत की वजह से भी होता है, लेकिन मेजर जो है 70% के करीब सब्जेक्ट के समझ में नहीं आने की वजह से होता है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस की कमज़ोरी की वजह से होता है, जैसा कि आप बता रहे थे। मैं नूरुल इस्लाम साहब से कि
हमारे कई व्यूवर्स होंगे, सबके लिए एक इंस्टीट्यूशन चलाना सर का दर्द होता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन चलाना मतलब कितने बच्चे उतने टेंशन, जितने पेरेंट्स उतने टेंशन, जितने टीचर उतना टेंशन। आप 73 सेंटर्स हैं शायद आपके, अलग अलग रेसिडेंशियल सेंटर्स, कैसे चलाते हैं? और ये तमाम और पूरा सेल्फ मैनेज है आपका, कोई भी आपका फ्रेंचाइज नहीं है? ये बिल्कुल। और 2-3 है। अच्छा, 2-3 है। इतने सेंटर्स बगैर कोई फ्रेंचाइज मॉडल के, इतने सेंटर्स इतने रिमोट प्लेसेस पे, इस बड़े पैमाने पे, ये कुछ तो राज है जो आपको सब तक पहुंचानी है आज। नहीं, जैसे रमानी भाई ने कहा ना, जो सबका तो ऑब्स्टेकल तो आता है, स्ट्रगल करने पड़ता है, ऑब्स्टेकल आता है, क्रिटिसिज्म होता है, तो जितना होता है उसमें से ज़्यादा सीखना आता है। तो ये मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि जितना ऑब्स्टेकल आया वो हमारे लिए अल्लाह का रहमत था। और सबसे लास्ट ये मेरा ये है कि ये अल्लाह सबको चूज़ करता है एक एक काम के लिए, एक पर्पस के लिए अल्लाह भेजा है, तो एक एक आदमी एक एक काम के लिए आता है। तो आलमीन मिशन का जो टीम है ये स्पेशल ये काम के लिए है, तो अल्लाह करता है, हम लोग जस्ट साथ देते हैं। ऐसे ही जितना बड़ा होता है उतना आसानी से काम होता है। अभी तो ऐसा ही होता है, एकदम टेंशन फ्री चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपका ये जो टीम बनाए, कैसे बनाए हैं टीम आपकी, कैसे ऐसे जैसे कि सेंटर हम को कैसे मैनेज करते हैं? पहले बोला था कि रामकृष्ण मिशन और जो मिसरफ चैरिटीज है, मदर ट्रीज है, कलकत्ता शुरू हुआ था, और क्रिश्चियन मिस्ट्रीज तो हर जगह है, उसमें सेंट रहता है। तो आलमीन में तो ऐसा सेंट नहीं है, इसमें जो है फैमिली कंसेप्ट है। हमारा जो एक स्टूडेंट है उसमें 100 स्टूडेंट है, जो कपल इधर रहता है, एकदम पूरा फैमिली इसमें ही रह जाता है। उसका जो बाल बच्चा जो है वो हमारा कैंपस में रहता है, उसका जिम्मेदारी आलमीन फैमिली ले लेता है और वो आलमीन का ले लेता है। ऐसा डेडिकेटेड टीम बहुत है, सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक मैं बात कर अभी एमएस का एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं, कि क्या ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया आपने जो आपको स्केल करने में हेल्प किया? सबसे पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट ये रहा कि हम अपनी किसी भी इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर्टी ओन करने की कोशिश नहीं किए। हम लोग, हमारे जितने इंस्टीट्यूशन नहीं, हमारी कोई भी ओन नहीं है, सारे किराए के हैं। हम ये सोचते थे कि अगर एक प्रॉपर्टी हम ज़ाती बनाएंगे तो उसको तो काफ़ी टाइम भी लगेगा और उसको काफ़ी पैसा लगेगा, तो उसके बदले में किराए की बिल्डिंग लेते जाओ, एक्सपेंड करते चले जाओ। तो वो हमारा एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा कि हमारा सारा, अगर ये बिल्डिंग हमारी सफिशिएंट नहीं हो रही हमको, तो हमारे पास दो ऑप्शन, एक और बिल्डिंग ले लें या ये छोड़ के और बड़ी बिल्डिंग ले लें। अगर हमारी ज़ाती हो तो फिर हम हिल नहीं सकते उसमें से। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट रहा। दूसरा, हमारे यहाँ ना पूरी एक टीम है, पूरा हायरार्की बनी हुई है और सबको जो है ना अथॉरिटीज़ दिए गए हैं, जोन्स में डिवाइड किया गया। जोन्स के ऊपर फिर एक एक डायरेक्टर फिक्स किया गया कि भाई आप ये पूरे जोन के ज़िम्मेदार हैं। काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए उसके अंदर, अब उसके लिए टाइम नहीं है बताने का, लेकिन हमने जोन बनाया। अब वो इस जोन के अंदर मतलब एक इलाका है, उसके अंदर स्कूल्स हैं, जूनियर कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से, कोचिंग प्रोग्राम्स हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स के कुछ नंबर्स है जिसके ऊपर एक जोनल होता है? नहीं, एक एरिया है, उस एरिया के अंदर जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशन हो, कहीं किसी में 3-4 हैं तो किसी के अंदर 8-10 भी हैं, तो वो पूरे के ऊपर एक जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूरे प्रिंसिपल्स जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के हैं उनकी निगरानी करना, वहाँ के इश्यूज़ को पूरे वर्कआउट करना। ऐसा कोई उनके ऊपर चैलेंज आता है जो वो हैंडल नहीं कर सक रहे, तो वो फिर उसको स्केल अप करते हैं, अपने हायर अथॉरिटीज़ के पास ले जाते हैं। हायर अथॉरिटीज़ के पास आता, हायर अथॉरिटीज़ इंटरफियर होकर फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से काम बहुत हद तक काबू में, अल्लाह के फजल से। मैं क्विक एक 2 और क्वेश्चन लेके फिर नूर इस्लाम साहब के पास और खदीजा साहब के पास जाना है, क्योंकि दे हैव टू लीव इन 15 मिनट्स। ये आपने रिसोर्सेस का जो रोना होता है ख़ासतौर पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारे, कि पैसे नहीं है, ताकि जिसकी वजह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, जो भी चैलेंजेस रहते हैं, उसका आपने एक ऐसा तोड़ निकाला, ऐसा तरीका निकाला, आई थिंक नोबडी हैज़ एवर हर्ड ऑफ, जो किसी ने सोचा नहीं कि इस तरीके से भी क्राउड फंडिंग इस मैसिव स्केल पे हो सकती है। ये आइडिया कैसे आया आप? और दूसरे, अगर कोई करना है तो उनके लिए क्या, व्हाट इज़ द सजेशन? देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि क्राउड फंडिंग मैं किया, दैट इज़ ऑफ कोर्स इट वाज अ हिस्टोरिक क्राउड फंडिंग, कि एक महीने में 10 करोड़ रुपए आ गए, बट आइडिया कैसे आया? बट दैट इज़ नॉट समथिंग वर्थ कंग्रेचुलेटरी। आई मीन दूसरों के लिए मैं, आई वांटेड एवरीबॉडी। नहीं, वो समझ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये राय है कि इसमें कोई शाबाशी देने वाली बात नहीं है, बल्कि इसमें अफसोस करने वाली बात है
कि कहाँ मुसलमानों के बड़े ताजिर क्या कर रहे थे और मुसलमानों के बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे थे कि मुझे एक वीडियो बनाकर गरीबों से 100 रुपये मांगना पड़ा। आई थिंक वी नीड टू आस्क फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देने निकले तो ही वॉज अनेबल टू गिव टाइम टू हिज ओन बिजनेस। तो जिन्होंने उनको संभाला, शी वॉज अ बिजनेस वुमन एंड हिज वाइफ हिमसेल्फ। बिजनेस मैन एंड बिजनेस वुमन एंड एंटरप्रेन्योर्स are backbone of the society, and unfortunately Muslim businessmen are busy hoarding money in this country right now, and that's a hard fact, and let me spit it out, are busy hoarding money in this country. मुझे लगा कि भाई मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर हैं, मुझे अल्लाह ने शोहरत दी है, मुझे नाम दिया है, मैं स्कूल बनाने जाऊँगा तो लोग आएंगे, पैसे देंगे, मैं स्कूल बना लूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 500 रुपये के लिए 1 घंटा किसी के ऑफिस के बाहर खड़ा होना पड़ा। मुझे 50,000 रुपये के लिए किसी के शोरूम के बाहर रास्ते पे 2 घंटे खड़ा होना पड़ा। एंड आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट्स, 50 सच इंसिडेंट्स, आई कैन नरेट यू 50 सच इंसिडेंट्स। जब ऐसा हुआ तो दर्द में एक वीडियो बनाना पड़ा और कहना पड़ा कि बस हुआ, अब मुझे गरीब 100 रुपये दो, मैं स्कूल बनाता हूँ। गरीबों ने 100 रुपये दिया और मैं स्कूल बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने दर्द पे दिया, बट दैट इज़ नॉट दी एप्ट or the utopian scenario that we expect. No, not at all. The rich needs to come forward and say कि अल्लाह ने माल दिया है, इस माल में उम्मत का हक है। Now I will tell you, औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैहि, he was the emperor of India at one point of time, the then India at one point of time. वो लोगों को पैसा दिया करते थे, बच्चों को, एक पन्ना पर हो, बल्कि उन्होंने सिस्टम बना रखा था कि ये कागज़, इस किताब के इतने पन्ने पढ़ोगे इतने पैसे मिलेंगे, इस किताब के इतने पन्ने पढ़ोगे इतने पैसे मिलेंगे। किताब पढ़ने के पैसे दे रहे थे, तब जाकर लिखा गया, बड़े बड़े फतावे लिखे गए, फतावा आलमगिरी लिखा गया और वगैरह वगैरह, और उस तरह की इल्मी मैदान में इतना बड़ा काम हुआ। अगेन हैविंग सेड दैट डजंट मीन कि हम बड़ों का इंतज़ार करें कि वो आकर हमें पैसे दे तो हम स्कूल खोलें, नॉट एट ऑल। दैट वीडियो इटसेल्फ, वो जो 7 मिनट या 12 मिनट की वीडियो है मेरी, दैट वीडियो इन इटसेल्फ इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। That video itself is a subject of research, I would say. It had emotion, it had facts, it had reality, it had truth, it had hope, and of course the video quality was amazing. I am somebody who understands camera, I am somebody who understands people, and ये सारी चीज़ें थी, तब जाकर वो वीडियो बना। और उसके बाद कई लोगों ने वीडियो बनाया, और मैं से 1-2 लोगों को जानता हूँ जो सक्सेसफुल हुए, बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पर हाँ, अगर आप रिसर्च करेंगे उस वीडियो पर कि उस वीडियो में क्या कंपोनेंट्स थे और उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे, तो मुझे भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और ज़रूरी नहीं कि वीडियो बनाएं, इसके कई सारे क्राउड फंडिंग के कई ज़रिए हो सकते हैं, आप मस्जिद में क्राउड फंडिंग कीजिए, अपने इलाके में क्राउड फंडिंग कीजिए। मैं 100 रुपये का किया, आप 10,000 रुपये का कीजिए। एक इलाके के सारे लोग 10,000 रुपये दे दें, सारे एम्प्लॉयज़ जो लोग वर्किंग क्लास लोग हैं, जो बिजनेसमैन नहीं हैं, वर्किंग क्लास के लोग 10,000 रुपये दें। ज़रूरी नहीं कि सब लोग 100 रुपये पे आ जाए। प्रॉब्लम ये है कि सब ने कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली मेरा करने लगा, 100 रुपये दीजिए, ऐसे नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं आप, और आई विल मेक श्योर कि एक डिस्ट्रिक्ट का मैं 10,000 लोगों का नाम निकालूंगा, 1,000 लोगों का नाम निकालूंगा, 1,000 लोगों से 10,000 रुपये लूँगा मैं, कितने पैसे हो गए। इस तरह के वेरीड तरीके की आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, और आप कर सकते हैं और आप करें, बट दैट इज़ नॉट द आइडियल थिंग। द आइडियल थिंग इज़ द रिच ऑफ दिस कंट्री कम्स फॉरवर्ड एंड सेज कि मैं आपको 1 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, मुझे 10 करोड़ रुपये चाहिए थे, आई जस्ट नीडेड 10 पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड टेल मी कि मैं आपको 1-1 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, एंड आई नो 10 पीपल एंड आई कैन टेक नेम्स राइट नाउ, जो 10 लोग मुझे 10 करोड़ रुपये दे सकते थे। हमारे बीच डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब और नूरुल इस्लाम साहब थे, लेकिन उनको निकलना पड़ा फ्लाइट की वजह से। अभी हमारे बीच मिस एजुकेशन एकेडमी के लतीफ़ साहब हैं, रहमानी 30 से फ़ाद रहमानी साहब हैं, ग्लोबल उम्मीद ग्लोबल स्कूल से अली रहमानी साहब हैं। अब जो हम बात करेंगे, इट इज़ मोर अबाउट हाउ डू वी कोलैबोरेट। हमारी जो फ़िक्र है कि कैसे हमारे बीच में जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, समथिंग विच वी आर गुड एट, सम वन इंस्टीट्यूशन इज़ गुड एट, ये कैसे हम शेयर करें, ये गुड प्रैक्टिसेस को कैसे शेयर करें, एंड हाउ कैन इट बी ए कॉमन नॉलेज, हाउ कैन जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं एक दूसरे से कैसा सीखें, एक दूसरे से कोलैबोरेट कैसा करें,
उसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है लतीफ़ साहब? क्योंकि आपने शायद MFID के ज़रिए बहुत बड़ा काम किया, एक प्लेटफॉर्म ही बना, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसके अंदर पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए, शेयरिंग कई प्लेटफॉर्म्स पे जिसमें शेयर करने का कॉन्सेप्ट आया। अभी क्या स्टेटस क्या है कि हाउ कैन वी कोलैबोरेट, हाउ कैन वी शेयर ईच अदर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? कोलैबोरेशन इज़ द की बेसिकली। दो चीज़ें हैं, इधर यू कोलैबोरेट और यू compete करने में हम लोग जो है ना नुकसान उठाएंगे, कोलैबोरेट करने में हम लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और इसके अंदर क्या है, सैक्रिफाइसिंग नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुर्बानी जब तक हम कुर्बानी वाला नेचर नहीं डेवलप करेंगे, कोलैबोरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोलैबोरेशन में आदमी को कुछ अपना गंवाना पड़ता, तब जाके फिर उन्हें किसी के साथ मिल के काम कर सकता। तो ऐसे ही सामने वाले को भी कुछ गंवाना पड़ता, तब जाके वो मिल के काम करते हैं। MFID की जब आप बात कर रहे हैं तो MFID में एक तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डॉक्टर मुश्ताक साहब माशाल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, बहुत अच्छे अंदाज में काम करते हैं और सबको लेके घेर के लेके चलते, हर एक को समझा के लेके चलते, अलग अलग माइंडसेट्स को भी जो है ना लेके चलते। तो माशाल्लाह एक वो लीडरशिप है। और दूसरी चीज़ यही है कि हर आदमी ये समझे कि भाई मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे सीखना चाहिए। सिखाने के मोड में अगर आदमी आ जाएगा ना, तो भी चीज़ें बहुत बदलना शुरू हो जाती। मैं अब हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम इतनी गुफ्तगू के अंदर, अब वली रहमानी मेरे बेटे की उम्र की है, क्या है, तो मैं अब वली रहमानी मेरे बच्चे की उम्र का है, मैं से क्या सीखूँ, तो मैं देन आई एम आउट बेसिकली। आई नीड टू लर्न व्हाट बेस्ट ही इज़ डूइंग। ऐसे अगर माइंडसेट के साथ मैं बैठ के अगर काम करूँगा, देन थिंग्स विल चेंज। अभी मैं 3 दिन पहले उन्हीं के स्कूल पे था, एयरपोर्ट पे आए वो बेचारे टाइम निकाल के, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे तालिब इल्म बन के मैं सीखने आया हूँ तुम्हारे स्कूल से। मैंने बहुत चीज़ें सीखी भी है, कुछ अच्छी चीज़ें दिखी, तो मैंने फ़ोटोज़ भी लिए। मैंने अपने बेटे के साथ में था, उसको बताया कि भाई देखो ये सब चीज़ें ना अपने पास भी प्लान करो लगाने के लिए। तो वी आर हियर टू लर्न। हम एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और फिर क्या है, एक फील्ड है आपकी है, आप उसके अंदर का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे अगर उस लाइन से कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो आई शुड कम टू यू। अगर मैं ये सोचूँ मैं क्यों जाऊँ उनके पास, उनको बेनिफिट हो जाएगा। अगर मैं ये माइंडसेट बनाना शुरू कर दूँ, देन वो कंपटीशन हो गया, कोलैबोरेशन नहीं हुआ। वहाँ जाके हम नुकसान उठा रहे हैं। हमारी कौम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपटीशन है और सबसे बड़ी कमज़ोरी कोलैबोरेशन है। वो करते नहीं है। अगर ये चीज़ करेंगे ना, यकीन माने आप, बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके लिए हाँ एक अंडरस्टैंडिंग आना पड़ता। अंडरस्टैंडिंग आ गया तो बहुत होता। वो सबके ऊपर असल बात यह है कि आदमी का जो ईमान का जो पैमाना है ना, उस ईमान मुपस्सिल में मैं ईमान लाता हूँ सब चीज़ों के साथ साथ तकदीर पे भी है। वो तकदीर के ऊपर बिलीफ सिस्टम आ जाना चाहिए कि भाई जो मेरे को मिलेगा अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो नहीं मिल रहा वो मिला नहीं, मिलना है, नहीं मिलने का था वो नहीं मिला। अब मसला ये है कि अगर मेरे बाजू में अगर आप एक इंस्टीट्यूशन खोलते हैं और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके खोलने की वजह से मेरे को नुकसान हो रहा है, देन थिंग्स आर डिफरेंट। तो भाई नुकसान तो मुझे नहीं बन रहा है, अल्लाह करे कि हम सबका ईमान वैसा बन जाए। अब ये अलग बात है कि अगर आप मेरे पास इंस्टीट्यूशन खोल रहे बाजू में, या आप खोलने के बाद में आप ये चाह रहे हैं कि भाई मेरा बंद हो जाना और आपका चल जाना, या मैं ये कोशिश लगा हुआ हूँ कि मेरा चल जाना है, इन्होंने उठना, इन्होंने उड़ गए तो मेरे कल के दिन प्रॉब्लम होती, ये मेरे ईमान की कमज़ोरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इसके बाहर निकाल दे, फिर उसके बाद में तो ख़त्म हो गया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि ये होगा ये नहीं होगा। तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हारे पास, हदीस पाक का मफ़हूम है, आपसे सब फरमाते हैं तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हारे तक ऐसे पहुँच जाता है जैसे तुम्हारी मौत। उसके बावजूद भी मैं लगा हुआ हूँ कि भाई नहीं मेरा रिज़्क़ खींच लेगा तो फिर कैसा होगा। फहद भाई, कोलैबोरेशन कैसे बेहतर हो सकता है इदारों के बीच में हमारे ख़ास तौर पे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, एब्सोल्युटली सही कहा उन्होंने। और रहमानी 30 जब शुरू में सेटअप हुआ था, अगर मैं रहमानी 30 की बात करूं, तो हमारा इरादा था ही नहीं बाहर निकलने का। हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे और इरादा था कि 30 से करके सिग्नेचर कर देंगे और फिर उसको बाकी लोग उठा लेंगे वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं और 15,000 15,500 एक्सपैंड करना वो हो गया। मैं तो उसी मॉडल को कॉपी करने की बात करूंगा जो दादा रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सेटअप करने के वक्त किया था, जिसमें कि तमाम मकतब फ़िक्र साथ बैठना शुरू करें। मैंने उनसे पूछा था जब
छोटा सा था, इजाज़त मिलती थी बात करने की। तो उन्होंने एक बात जो कही थी अमंग अदर्स, वो ये कही थी कि अगर हम साथ बैठने भी लगे तो इसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। वो इम्पैक्ट अभी देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ बम धमाके नहीं होते हैं मसाजिद में, जो हम लोग साथ बैठ जाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो समझते हैं वो बानो वाला केस अनफॉर्चुनेटली। उसी तरह से जैसे कि आज हम लोग मिल गए, हालांकि हम लोग तो बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कोलैबोरेशन का ही शक्ल था वो। हर दौर में आप भी बहुत बिजी हैं और हमारा चूंकि डिज़ाइन ही फाइनेंशियल ऐसा है कि मैं रोलर कोस्टर पर आता हूँ, लेकिन स्टिल साल में कम से कम 1-2 मरतबा तो मिलना ही होगा। और अगर वो एक मरतबा बैठने लगे तो इंशाअल्लाह ताला जैसा आपने फरमाया, क्योंकि इनका है या इनका है, ये सारे लोग ऐसे नहीं जो उस तरह से कम्पीट करें जिस तरह से और लोग करते हैं। हम लोगों का मिजाज तो इंशाल्लाह अगर बैठने लगेंगे तो काम होने लगेगा, मुलाकात करने लगेंगे। बिल्कुल सही। बहुत सही बात है। आज का बैठना खुद इस बात जी की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखिए जस्ट एक कॉल अवे, सबको मैंने सिर्फ कॉल किया। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दिलों में थी कि बात कि हम एक दूसरे से बैठें, एक दूसरे के साथ बैठें और कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखें और कुछ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह शायद उसका नतीजा है जो रिसोर्स शेयरिंग है उसके बारे में, कि हम लोग अपनी चीज़ों को अपने तक रखते हैं कि उससे शायद उसको अगर वो दूसरे को बता दूं तो शायद वो जो मेरा तुर्क का पत्ता है वो चला जाएगा एंड आई विल कम डाउन। इसका क्या, हाउ डू यू ओवरकम दैट माइंडसेट? आई थिंक उसकी बुनियाद इज शेयर्ड विजन। इज शेयर्ड विजन। डू वी शेयर आवर विजन्स? इफ वी हैव डिफरेंट विजन्स फिर वी नीड टू बी हैव शेयर्ड विजन। लतीफ़ साहब का विजन, कदीर साहब का विजन, फहद साहब का विजन, सुभान साहब का विजन, नूरुल इस्लाम साहब का विजन, मेरा विजन और हम जैसे कई लोगों का विजन हैज़ टू बी शेयर्ड विजन। एंड व्हाट इज़ दैट शेयर्ड विजन? हो सकता है इनका विजन है कि मुझे IIT निकालना है, लतीफ़ साहब का है कि मुझे चेन ऑफ स्कूल्स खोलना है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलना है, पॉसिबल। आपका हो सकता है कि मुझे चेन ऑफ ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स खोलने हैं, किसी का हो सकता है कदीर साहब का मुझे डॉक्टर्स बनाने हैं, मुल्क भर में डॉक्टर्स बनाने हैं, मेरा हो सकता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। बट शेयर्ड विजन क्या है? शेयर्ड विजन ये है कि हमें कम्युनिटी की सर्विस करनी है एट द एंड ऑफ द डे। इफ़ दैट इज़ द शेयर्ड विजन देन व्हाट इज़ स्टॉपिंग अस फ्रॉम कोलैबोरेटिंग? इफ़ आई नो दैट आप जो काम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल इज़ शेयर्ड विजन, अल्टीमेट गोल इज़ सर्विस टू द कम्युनिटी, देन वाई विल आई नॉट वॉक अप टू यू एंड से कि देखिए मेरे पास ये चीज़ें आप ले लीजिए ना, आपके पास क्या है मुझे दे दीजिए ना, मेरी क्या कमी मुझे बता दीजिए ना, आपकी क्या कमी है मैं इस लायक नहीं कि मैं बता सकूँ। एंड इफ दिस इज़ द आइडिया, सो when a teacher walks into my room for an interview, the last question that I ask the teacher, him or her, is are you ready to unlearn and relearn the lessons of life? If with this attitude we live our life कि भाई if I am ready to unlearn, if on this table लतीफ़ sir tells me कि भाई ये वाली जो आपकी बात है ना ये सही नहीं है वाली, और मुझे if I agree to what he is saying, am I ready to unlearn that and then relearn the lesson that he is willing to teach me, or relearn the lesson that you and Fahad Saab is willing to teach me? If that is happening, if that idea is there, then our resources will definitely be shared. We will not hold on to resources. Now again coming to this Quran की आयत है अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, लोग पैसे काउंट करते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं। मैं कहता हूँ रिसोर्सेज क्यों हम काउंट कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं? लेट्स शेयर आवर रिसोर्सेज, व्हाई नॉट शेयर आवर रिसोर्सेज? हमको लगता है कि वो हमारा है, दैट इज वेयर वी स्टार्ट होर्डिंग। दिस इज नॉट आवर्स, एब्सोल्युटली दैट इज द होल प्रॉब्लम। जो कुछ है अमानत है, तुम्हारे को दी गई है, तो वो वक्त के लिए, कोई मौके के लिए, ताकि तुम उससे कुछ यूज़ करें, दूसरों तक पहुंचाएं उसको। शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि वी माइट हैव टू अगेन मीट अगेन एंड अगेन, डिस्कस मोर, विनिंग ओवर ईच अदर्स। आई थिंक रिक्वायर है हिंदुस्तान भर में, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो काम आप कर रहे हैं, खदीर साहब कर रहे हैं, नूरुल इस्लाम साहब कर रहे हैं, फहद भाई कर रहे हैं, अली भाई कर रहे हैं, और बेंगलोर में हम कर रहे हैं, मतलब कि ये काफ़ी नहीं है। जो ज़रूरत है कम्युनिटी की, एक फैल्कन हम 6 ब्रांचेस चला रहे हैं, हमको लगे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बेंगलोर में, कुछ भी नहीं है। ऐसे 25 और ब्रांचेस भी आ गए तो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, क्योंकि इस लेवल का यहाँ पे ड्रॉप आउट है, इस लेवल का अगर आप यहाँ पे स्लम्स देखेंगे तो सिचुएशन इज़ हॉरिबल। मगर क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, तो इंशाल्लाह। कैन आई ऐड वन थिंग टू दिस? जो आप बात कह रहे हैं उस पर ही मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज देयर राइट नाउ इन द मुस्लिम लीडरशिप इज़ कि हम कंप्लीसेंसी के डिजीज़ को झेल रहे हैं।
वी हैव बिकम कंप्लेसेंट, हम खुद मुतमईन हो गए हैं। मुस्लिम लीडरशिप खुद मुतमईन हो गई है। किस तरह से कि वली रहमानी को लगता है कि मेरा काम सबसे अच्छा काम है, और एक्स को लगता है कि एक्स का काम सबसे अच्छा काम है, वाई को लगता है कि वाई का काम सबसे अच्छा काम है, और वो साथ बैठ के मशवरा नहीं कर रहे कि भाई आपका भी अच्छा काम और मेरा भी अच्छा मॉडल और आपका भी अच्छा मॉडल। जब हम कंप्लेसेंट हो जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि भाई दादा ने बनाया था इदारा, अब मुझ तक आया है, हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अब हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। द मोमेंट वी बिकम कंप्लेसेंट एंड वी फॉल इन दैट विशियस साइकिल ऑफ कंप्लेसेंसी, खुद मुतमईन हो जाना, अल्लाह फ़ौरन आपके बगल से एक आदमी को निकालता है दिखाते हुए कि देखो तुमसे बेहतर काम करने वाला जा रहा है, देखो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जा रहा है। फिर कंप्लेसेंसी की बाई प्रोडक्ट आती है, वो है हसद, फिर हम करते हैं हसद। सो आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज देयर इन मुस्लिम लीडरशिप राइट नाउ इज दैट वी हैव बिकम कंप्लेसेंट, वेरी ट्रू। एंड आई थिंक एवरीबडी हैज टू एग्री दैट वी हैव बिकम कंप्लेसेंट। आई हैव बिकम कंप्लेसेंट। दिन के आखिर में मुझे लगता है कि बहुत काम कर लिया, फिर खुद को थप्पड़ मारना पड़ता, बोलना पड़ता, कुछ काम नहीं किया, ज़मीन पे काम कब्र में आराम, कुछ काम नहीं किया हमने। खास पहलू है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ये है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हम अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, हर किसी ने अपना अपना कैंपस बना लिया है, बड़े बड़े कैंपस बने हैं, लेकिन जो डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, ये रियलाइजेशन मेरे लिए तो बहुत पहले था कि जो रेस होती है ज़िंदगी के साथ और दुनिया के साथ, कि मैं कितने ब्रांचेस बना सकता हूँ, मैं खुद भागी में कि भाई 10 बने, 10 से ये साल और इतने बनेंगे। लेकिन इम्पैक्ट अगर हमको क्रिएट करना है, जो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, जो जिस तरीके से डाइवर्सिटी कम्युनिटी की है हिंदुस्तान लेंथ एंड ब्रेथ को लेके, हम जब तक टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे वी कैन नॉट जस्टिफाई द रिक्वायरमेंट। तो आप अपने कैंपसेस में कैसे उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं? एक बात तो पक्की है, आज के ज़माने में अगर मैं टेक्नोलॉजी को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री बनने वाला हूँ, जी, ये तो रियलिटी है। और अगर आज की तारीख के अंदर अगर किसी को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, तो उसको चैट जीपीटी यूज़ करने की ज़रूरत है। मैं भी डीप सीक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ आपसे। चैट जीपीटी यूज़ करने वाले आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया कहाँ जा रही, और वो मशीन कितना हमसे बेहतर सोच रही है। अब हम इस खुशफहमी में रहेंगे कि भाई मैं नहीं करूँगा या मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं बहुत बड़ी गलती ये कर रहा हूँ कि मैं अगले जनरेशन को पढ़ा रहा हूँ जो इसको ये सारी चीज़ों को फेस करने का है। तो मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को अगले जनरेशन के फ्यूचर में अब रख कर चीज़ों को देख कर काम करूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ये बिलीव करके, ट्रस्ट करके आ रहे हैं कि भाई यहाँ गया तो मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, तो उसके साथ धोखा करूँ। बहुत अच्छी बात की आपने, मुझे बहुत पसंद है ये बात, क्योंकि जो हम रेस में लगे हैं, एक रैट रेस है कि हम इतने डॉक्टर्स बना रहे हैं, हम इतने इंजीनियर बना रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये रियलाइजेशन मुझे बहुत वक्त से परेशान कर रहा था। तो मैं हाल ही में एक प्रोग्राम किया फ़िक्र मुस्तकबिल के नाम से, वो पूरा डिज़ाइन एक ही कॉन्सेप्ट पे किया गया था कि हम कितना इनोवेट कर पा रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, पिछले 100 साल में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। एक भी मुस्लिम साइंटिस्ट पूरी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको जिसने साइंस के मैदान में नोबेल प्राइज़ हासिल किया है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है और ये सच्ची बात है। अब व्हाट इज़ दैट वी आर डूइंग, हम क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और हमारे कैंपसेस में हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो जो रिसेंटली जो था कि मैं अपने तौर पर रिसर्च कर रहा था, मुझे कुछ मिला नहीं। देन आई टुक इट टू आवर चिल्ड्रन कि भाई तुम तलाश करो पास्ट में कि तुम पहले कब थे जब इनोवेटर थे। तो हमको जाना पड़ा 12वीं सदी में, 13वीं सदी में जाना पड़ा। दैट वाज द टाइम व्हेन वी वर द बगदाद वाज द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड वी वर लीडिंग दिस वर्ल्ड। जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे, शायद टेक्नोलॉजी को हमको अज्यूम करना है कि दैट इज समथिंग विच इज गोना हेल्प अस, एंड हमारे बच्चों को खासतौर पर उससे अच्छे से अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना है। आप कैसे उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं आपके कैंपस में? तो चूँकि मेरा बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग का था, तो मतलब सबसे पहले तो मैंने टेस्ट एज अ रिज़ल्ट बंद कर दिया अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ से टेस्ट जो है वो एज एन असेसमेंट नहीं होता है, हमारे यहाँ टेस्ट एज कॉल टू एक्शन होता है। और चूँकि कैपेबिलिटी है, एआई तो अभी आया है, उससे पहले भी चीज़ें थी असेस करने के लिए और प्रेडिक्ट करने के लिए, तो हम लोगों ने एक वो चीज़ की है।
और मूडल पूरे सर्वर में जानता हूँ डिप्लॉय करना है और डिप्लॉय करके फिर उसको रीयूज़ करना चीज़ों को। तो एक वो चीज़ जो की गई है अभी जो हम लोग इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, अगर इन प्रिंसिपल तो जो आप दोनों ने कहा फाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो है कि बच्चों के फीलिंग्स के बारे में असेस करना उनके क्लासेस के दौरान, जो अभी डिप्लॉय नहीं कर पाए हैं वो R&D के मोड में है और डेवलप हो रहा है। ये दो चीज़ तो अभी करंट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूलिंग में क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि अगर हम हाई स्कूल लेवल पे, क्योंकि मैंने मैंडेट हमारे पास सी बना दिया है कि बच्चा कोडिंग सीखेगा ग्रेड 2nd 3rd से, और रोबोटिक बच्चा सीखेगा ग्रेड 3rd से 100% विदाउट फेल। बच्चे को एज अप्रोप्रिएट, जैसा बच्चा ग्रेड वाइज बढ़ेगा उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ग्रेड 5 तक वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ग्रेड 7 तक वो फ्लिपकार्ट बना सकता है। देखिए जब तक हम टारगेट नहीं सेट करेंगे, डिफिकल्ट टारगेट बच्चे कर सकते हैं, जस्ट दैट यू हैव टू बी एक्सपोज। व्हाट इज दैट यू हैव डन, व्हाट यू कुड डू in your campus at Umeed Global School? So I think innovation starts with making the child learn how to think and developing in him or her the thinking habits. And so I think any innovation starts, for the first step of innovation, it starts with observation. So are we teaching our kids and our children and our students to be observant? हम उनको बुक से पढ़ा रहे हैं, but we never taught them to be observant of the fact कि भाई देखो पंखा, look at the fan, and have we taught our kids to think it this way कि पंखा देख के बताओ कि ये पंखा किसी ने पेड़ से तोड़ के लाया है क्या? ये पंखा जो पंखा है आपके सामने, ये आया कहाँ से? I mean, how many processes were involved and how many people were involved in getting this fan to you? And so not just fan, I mean everything that is visible in an atmosphere. For example, मैं बात कर रहा हूँ, माइक लगा अंदर, looking at the mic, I am speaking here but the camera is recording it. The light, the phone, the mobile, the car, everything. Every day we are seeing things, but we are not teaching our kids to be observant. We are not teaching them to ask questions about things that they see in their day-to-day lives. So I think the first step is to teach them how to be observant of the things that is around them. When they start questioning things that is around them, कि भाई ये पंखा बनाया किसने, क्यों बनाया? First thing is क्यों बनाया? पंखा नहीं होता तो क्या होता? लाइट ना होती तो क्या होता? माइक ना होती तो क्या होता? And then telling them कि पंखा है तो ये हो रहा है, लाइट है तो ये हो रहा है, माइक है तो ये हो रहा है। जिसने पंखा बनाया उसने पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया, जिसने लाइट बनाया पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया। Now that they started thinking in that way, now what do next? Then you introduce them to technologies and ingredients that would lead them to innovation. At school level, what can you do? You just said coding is one thing, robotics is another, drone technology, 3D designing and printing, graphic designing and printing, understanding the basics of AI, understanding the basics of data analytics. All of these things, if you can introduce at school level and set up a lab, like for example in my school, I have set up a lab altogether called Innovation and Technology Lab, where all of these things we've tried to incorporate in that. In fact, there's an initiative by the government also which is called Atal Tinkers Lab. I mean, वो आपको 11 लाख रुपए सरकार दे रही है कि अपने स्कूल में वो लैब सेटअप कीजिए आप। तो ये लैब्स को सेटअप करके एट अ वेरी बेसिक एज, 5 साल 6 साल की उम्र से हम बच्चों को सोचना सिखाएं। ऐसा नहीं कि आप बस बोलें कि भाई आओ लैब में बैठ जाओ काम करो, किताब में इनोवेशन, किताब से इनोवेशन नहीं होता। इट स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। आर वी टीचिंग आवर किड्स टू बी ऑब्जर्वेंट? दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स, आई थिंक। बहुत सही बात कही, क्योंकि जब आई वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन दी, कुछ करना तो है आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो करिकुलम क्या हो सकता है? कोई देगा आपको कोडिंग का करिकुलम, कोई देगा, देन वी फेल्ट दैट इट कैन नॉट बी लेवल वाइज के 3 लेवल का करिकुलम दे दें। हमारा बच्चा तो ग्रेड वाइज पढ़ता है, उसको क्लासेस कैसे हो सकते हैं, उसका टेस्ट क्या हो सकता है, हाउ इज गोइंग टू लर्न एंड हाउ आर वी गोइंग टू इंटीग्रेट दैट विद द स्कूल। तो एक कॉन्सेप्ट एज द इनोवेशन लैब, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी हैव टेकन एज अ मैंडेट व्हिच वी हैव पुट इट ऑन आवरसेल्फ, कि जो परसों हमारे जो कॉन्फ्रेंस की थी हम उसमें तय किए कि वी शुड टेक द लीड, कि हम कितने हमारे स्कूलों तक ये बात को पहुंचा सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए नीड एंड यू हैव टू स्टार्ट ए कंपोजिट लैब। अब हम उनको बोलेंगे तुम रोबोटिक की एक लैब बनाओ, कंप्यूटर की कोडिंग की एक लैब बनाओ, ड्रोन्स के लिए नहीं हो सकता, दैट मच स्पेस विल नॉट बी देयर। वन स्पेस, कंपोजिट लैब, एवरीथिंग शुड बी देयर, एंड फॉर दैट entire support has to be deployed to the institution, with the teacher training, with the curriculum. Alhamdulillah, that is one step I think I'm very passionate and we are working on it, so that
ये जो हम अब पायलट हमारे पास कर रहे हैं, हमारे जितने 4-5 स्कूल है वहाँ पे चल रहा है, पायलट चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज व्हाट आई थिंक इज गोना बी द फ्यूचर फॉर द एवरीबॉडी. इफ दिस बिकम अ कॉन्सेप्ट आई थिंक इट विल बी टेकन अप बाय एवरीबॉडी. There are two more things if I can add over here. So innovation and entrepreneurship should go hand in hand. वेरी ट्रू. So most of the entrepreneurs are the ones who are doing innovations, who are bringing, contributions, who are doing contribution in the field of innovation. That is one thing. And again, अगर हम बच्चों को confident बच्चे नहीं बना रहे हैं, it starts again with confidence. They are doing research. So again, in our school, we've started something called research and presentation. आप innovation कर रहे हैं, आप research कर रहे हैं, but are you able to present that innovation to the world? क्योंकि somebody asked me, there's the famous saying, which is the richest place on earth. So it's basically a graveyard. Why is graveyard the richest place on earth? Because there lies those ideas which was never presented. वो brains और वो ideas आज तक वो दफन हो गए. So and Pre-Siles I think is a philosopher who said if you can think, but if you cannot convey what you think, then you put yourself at the level of those who cannot think. So I think all of these things make a holistic approach towards innovation, entrepreneurship, towards confident building and being able to present what you're innovating also, Very inshallah. true. We are coming to the conclusion. I think we have spent quite a lot of brainstorming is done, a lot of discussion has happened. We have seen success models, success stories, we have heard challenges. जो भी एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह we've heard, we have listened to each other. अगर any viewer, अगर कोई देख रहा है यहाँ पे और सोच रहा है कि now I want to start an institution, क्योंकि आप मैं बोलता हूँ कि मैं कॉपी किया हूँ तो कॉपी किया हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह I have learned one thing from you कि कैसे with least assets you can run an institution, and that model I have copied from you, alhamdulillah. Mashallah. I want maximum people to understand क्योंकि it is not easy for everybody to follow the route what he has taken. उतना बड़ा campus. That's a risky path. That's a risky path. That is a very difficult path. How I wanted him to give his that not secret, it is open thing. Please tell all the viewers कि एक स्कूल शुरू करना है तो what is the process which you follow. अभी तो आसान हो गया होगा आपके लिए, लेकिन for anybody who is gonna start first time, for them just tell them the step by step what could be the process and cost कितना हो सकता है या फिर effort कितना लग सकता है, quickly अगर हो सकता है. सिंपल बात है उसके अंदर. एक चीज़ तो ये है कि हमारा माइंडसेट हो और ग्रोथ माइंडसेट के साथ हमको काम शुरू करना चाहिए, एक चीज़. दूसरी चीज़, कोई भी इनिशिएटिव, चाहे वो स्कूल हो या कुछ भी हो, वो पैसे से शुरू नहीं होती, वो एक आदमी के माइंडसेट से शुरू होती. इफ़ ही हैज़ दैट माइंडसेट देन इट विल स्टार्ट. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको कोई भी चीज़ शुरू करना है तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में. जनरली हमारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, मैं तो दावत दूंगा सारे लोगों को कि भाई अगर आपका दिल करता है और आपको ख्याल भी आता है स्कूल खोलने का, हमारे यहाँ आ जाएं हैदराबाद को MS एजुकेशन एकेडमी के ऑफिस पे. तो हम आपको जो है ना पिन से लेके प्लेन तक का सारा उसका प्रोसेस सिखा देंगे कि भाई हाउ यू कैन रन ए स्कूल. अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैकेनिज्म है और बहुत लोग आके लेके भी जाते हैं पूरा मॉडल. हमने देखा है कि लोग जो है ना 25 लाख रुपए खर्चा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्कूल इस्टेब्लिश करने में, और फिर कुछ बच्चे आ जाते हैं, 80-100 बच्चे आ गए. अब उनके पास कलेक्शन आता है सपोज एक 10 लाख रुपए का, और उनका एक्सपेंडिचर होता है करीब सपोज 20 लाख रुपए का. तो अब ये साल भर में उनके शुरू में 25 लाख लग गए, और फिर साल के प्रोसेस में 10 लाख फीस आई और 20 लाख खर्चे आए, तो 10 उसका निकाल देंगे तो ये 25 और ये 10 35. वो लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे को पहले साल में 35 लाख का लॉस आया. दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. भाई 35 लाख का नहीं है वो लॉस, वो एक्चुअली 10 लाख का लॉस है, क्योंकि वो 25 लाख जो आप शुरू में लगाए ना वो इन्वेस्टमेंट है. डोंट क्लब इन्वेस्टमेंट विद एक्सपेंडिचर. अब 35 लाख का लॉस ना बहुत बड़ा दिखता, बहुत हो गया लॉस. वो 25 लाख आप छोड़ के ही सोचना होगा. देन नेक्स्ट ईयर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. 3 साल में जनरली कोई भी स्कूल जो है ना शेप ले लेता. हमारा तजुर्बा ये बताता कि एक स्कूल में अगर 300 से 350 की स्ट्रेंथ आती है, अगर आप बैलेंस्ड चलाते हैं एक्सपेंडिचर्स, यानी ओवर एक्सपेंसेस भी नहीं करते और मिनिमम एक्सपेंस भी आप जो है ना करने की खींचतान के काम नहीं करते,
तो आपका स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाता। With what investment? और डिपेंड करता है, अगर आप किसी जो है ना रूरल एरिया में खोल रहे हैं तो 10, 15, 20 लाख में शुरू हो जाता है स्कूल। अगर आप अर्बन एरिया में खोल रहे हैं तो फिर आपको 25-50 लाख भी खर्चा आता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन वेयर यू आर ओपनिंग। अकॉर्डिंगली आप फीस भी चार्ज करेंगे। अब रूरल में फीस आपकी कम होंगी और इधर ज़्यादा होंगी, ये सब रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है लोगों पे भरोसा करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि टीम बिल्ड करना। बिल्कुल, हर चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ ये नहीं हो सकता। वेरी ट्रू। और हर एक के ऊपर अगर मैं उसने शक की नज़र से देखो, इन्हें करता कि नहीं करता, ये कैसा कर रहा है, कि चोरी कर रहा, गलत कर रहा, मैं रहा तो करता, मैं नहीं रहा तो नहीं करता, देन इट विल नॉट वर्क। यू नीड टू बिलीव योर टीम। किसी को तो तुम भरोसा करके बैठाओ। तो ये टीम बिल्डिंग है और ट्रस्ट है और डिफ्रेंशिएट करना है कि इन्वेस्टमेंट और आपके एक्सपेंडिचर में। और साथ ही साथ कुछ लोगों को लेके अगर काम करना चाहते हैं आप, तो यू शुड हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि मेरे साथ अगर मैं इनके पैसों से बोल रहा हूँ, तुम 5-5 लाख रुपए डालो, 5 लोगों के पास 25 लाख रुपए लेके अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे, तो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट यू हैव 5 पीपल हु आर गोइंग टू क्वेश्चन यू टुमारो। बिल्कुल। अच्छा, उनके पैसों से तो आप इस्टेब्लिश करते हैं, बाद में फिर आप बोलेंगे नहीं भाई तुम तो मेरे से बहुत सवाल कर रहे हैं, तुमको क्या मालूम है मेरे ऊपर क्या चैलेंज आ रहे हैं। अगर उससे सवाल करने लगे तो ना कोलैप्स हो जाते हैं। हमने देखा बहुत सारे जो है ना ग्रुप्स आते हैं हमारे यहाँ पर, आके वो लोग जो है ना बोलते हैं कि हम मिल के करेंगे, और बाद में टूट जाते, फिर इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाते हैं। इसका बड़ा नुकसान ये होता है, इलाके के लोग अरे भाई अपने लोगों का एक स्कूल शुरू हुआ बल्कि भरोसा करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में से भी ला के डाल देते हैं। जब ये स्कूल फेल होता है तो वो लोगों का जो है ना अपने लोगों पे से भरोसा खत्म हो जाता है। जब हम एमएस एस्टैब्लिश करें तो हमको तो 8-10 साल लोगों के अंदर भरोसा लाने ही में निकल गए। ना लोग भरोसा नहीं करते, अरे मुसलमान नहीं कर सकता। वो 10 साल करीब लगे हमारे को वो लोगों के अंदर फीलिंग लाने के लिए, यकीन बैठाने के लिए कि भाई यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वली भाई, वी आर कमिंग टू द क्लोज ऑफ पॉडकास्ट। कोई यंग व्यूअर जो भी देख रहा है एंड want somehow something to contribute in education, do something for the community, what is that one can do? Need not that everybody has to start an educational institution. What are the other options they have? Is there any other way than starting an institution to contribute for the community development through education in the field of That is what I said. Helping the already established institution is the easiest thing that one can do. Is that you come to Umeed Global School and give your expertise. You are a scientist, come and give your expertise. Take up 30 kids and mentor them. Go to institutions, go to schools. You are an engineer, tell them how you became an engineer. Today हमारे स्कूल के बच्चों को 12 साल निकल जाते हैं, ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, but in those 12 years no doctor came to them and told them what path they had to walk to become a doctor. No engineer came and told them what path they had to walk through to become an engineer. और नो एंटरप्रेन्योर केम एंड टोल्ड देम एंटरप्रेन्योर बनना है। एक 8वीं के बच्चे को डॉक्टर बनना है पर उसे पता नहीं कैसे बनना है। नो डॉक्टर हैज़ एवर टोल्ड देम कि डॉक्टर बनते कैसे हैं, उसके हर्डल्स क्या आते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, कितनी देर पढ़ना पड़ता है, कितनी रात जगना पड़ता है, डॉक्टर बन के कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इज़ द डॉक्टर सेटिस्फाइड। तो दिस इज़ अ बेसिक थिंग दैट वी कैन डू इज़ द प्रोफेशनल्स, स्पेशली प्रोफेशनल्स ऑफ आवर सोसाइटी and working class of our society can come back to schools and roots and give their, at least just share experience. For example, I had a guest from Canada. I told them that talk to my kids. He said, no, I don't want to give a speech. I said, don't give a speech. Just tell them what you do in Canada. Just tell them what you do. How is your life 24 hours in Canada? That's it. मेरा एक बच्चा भी उसमें से इंस्पायर हो जाए and he goes back to Canada, earns there and sends back money for the community here. आप सक्सेसफुल हो गए. So the least we can do is at least share our experiences, how we reach where we are today. At least the least what we can do is. अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक जो जितनी भी बातें हुई हैं, अनडाउटेडली आई थिंक एजुकेशन इज़ द ओनली वे फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट. Absolutely. It is the only way if you want in the shortest time the community has to move forward. The shortcut, the only cut I think is the education. There is no deny to that. उसके अलावा
जो तरीक़ा होना चाहिए, आई थिंक वी हैव डिस्कस ये बेटर तरीक़ा क्या हो सकता है इंस्टीट्यूशन चलाने का, जो चैलेंजेस आते हैं। हमने जो टाइटन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री जो भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को सुना। ये तमाम एक ही मकसद के लिए था कि हमको अब कन्वर्ज करना है अपनी तमाम तर एनर्जियों को। जितनी ताकतें हैं हमारी, पूरी ताकत एक डायरेक्शन में आना है, वो है कम्युनिटी का डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन। अगर बहुत पैसा है, बहुत बड़ी बिजनेस कोई चलाते हैं, तो फिर उनकी भी फिक्र ज़रूरत होना है, उनकी भी फिक्र ये होनी चाहिए कि कैसे और बच्चे पढ़ें और बच्चे अच्छे पढ़ें, कोई स्कूल कैसे मजबूत हो। अगर स्कूल्स अपने आप को स्ट्रगल करते महसूस कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यू हर्ट देम। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक इंस्टीट्यूशन आपके कई स्टेट्स में इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टुमारो 1 ब्रांच इज़ ओपनिंग समवेयर इन हरियाणा, कहीं पे नेक्स्ट वीक 12 ब्रांचेस राजस्थान। ये हम चलते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जो बता रहे थे कि एक ड्रॉप भी नहीं है जो ज़रूरत है कौम मिल्लत की। हम तमाम को मिलना है, हम मिलते रहेंगे। हम आप तमाम के लिए हैं, एट योर डिस्पोजल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट यू रिक्वायर, so that you can again give back to the community in your own way, so that more number of people come out and start contributing, so that better education happen by starting more institutions or improving the standards of the existing institution. और कई तरीके हो सकते हैं। I think we might have missed few aspects, but alhamdulillah this is what maximum we could do in the given time. I am really sorry, I think we have extended our time. You've been so patient, Latif Saab, so much you have given was very Wali bhai, I think Dr. Khadij Saab and Nurul Islam Saab, both all of them alhamdulillah, मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना वक्त निकाला। पूरे हर कोई ट्रैवल करके आया है, पूरे आज बेंगलोर सुबह पहुँचे हैं, फिर ये हो रहा है। मैं दिल की तमाम तर गहराइयों से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ऑल योर डिफरेंट पार्ट्स। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, तमाम लोगों को जोड़ा, स्पेशली थैंक्स फ्रॉम माय एंड कि आपने मुझे ऐसे बड़े लोगों के साथ बैठाया। जज़ाकल्लाह खैर। एक ही अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।